अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भी इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि रात तो बड़ी सुहानी थी जनाब मौसम की वजह से। उससे पहले अपना तारुफ करवा दें, मैं हूं जनाब उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और यकीनन बड़ी खुशगवार सी गुड मॉर्निंग हुई होगी। मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा है, एकदम से शिफ्ट किया है जी मौसम ने और बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है। मज़ीद थोड़ी सी बारिशें भी होनी है या ज़्यादा हो सकती हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी हुई है और अब मूसलाधार बारिशों का सिलसिला कुछ दिनों तक जारी भी रहेगा। प्रोग्राम की हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त एक होलनाक असाब की जंग जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जी ईरान के साथ मामलात मुस्बत समत में जा रहे हैं, लेकिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू भी ईरान से दोबारा जंग के लिए पर तोल रहे हैं और ईरान का रद्द-ए-अमल इस पर कैसा होगा, इस पर माहिरीन की राय जानेंगे। और इसके साथ साथ आलमी जंग के खतरे से निकलकर अगर हम अपनी नौजवान नस्ल की तरफ देखें नाजरीन, तो नारान के जी दरियाए कुनहार में महज एक सोशल मीडिया के हवाले से वीडियो और स्टंट की खातिर जी 4 नौजवानों की गाड़ी दरिया में बह गई और ये लापरवाही जो है वो मौत का कुआं बनने वाली ही थी, मगर रेस्क्यू ने जी बर वक्त जानें बचा ली। इसके साथ साथ कि आप लोगों को हम देखें व्यूज़ के पीछे जाने गंवाने के लिए इतने स्टंट करने पड़ेंगे, इतनी बड़ी लापरवाही करनी पड़ेगी, ये खास तौर पर आज हम प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात भी आपके सामने रखेंगे। मरी में 10 जदीद और माहौल दोस्त 3 इलेक्ट्रिक बसें पहुँच गई हैं। रूट और किराया क्या होगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। शो में बात होगी क्या हर वक्त की थकन और कमज़ोरी कहीं एनीमिया यानी खून की कमी तो नहीं है, और क्या आपका बच्चा हद से ज़्यादा जारहाना है तो कहीं ये आम जिद नहीं बल्कि कंडक्ट डिसऑर्डर नामी नफसियाती बीमारी है। प्लस इस महंगाई के दौर में सोलर और यूपीएस के लिए कौन सी बैटरीज बेहतरीन हैं और उनकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और आखिर में जनाब हमारे लाइव किचन में शेफ हमजा शेख आपको बाजार के खानों से दूर के लिए चंद मिनटों में इंतहाई कम खर्च, हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाना सिखाएंगे जनाब, क्योंकि हम भी आपको कह रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बाहर से कुछ मत खाएं वरना मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं। पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और अगर हम बात करें तो जनाब दावे हैं, तरदीदें हैं, इसके बावजूद ईरान और अमेरिका में खुफिया मुज़ाकरात किसी न किसी शक्ल में तो जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मामलात मुस्बत समत में हैं और जौहरी प्रोग्राम में कमी आ रही है, मगर ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि आपना हुर्मुज़ मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। और इसराइल के अज़ाइम भी किसी से नाज़रीन ढके छुपे नहीं हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का दावा है कि ईरान से जंग 2 दिन में दोबारा भड़क सकती है, जिस पर ईरान का भी दो टोक जवाब है। अगर इस्लामाबाद मफामती यादाश्त को नज़रअंदाज किया गया तो इसराइल को इबरत का सबक सिखाएंगे। और मशरिक़ वस्ता के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साबरी। आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब, कतर में किन नकात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ट्रंप मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। ईरान अमेरिका से किसी भी मुज़ाकराती अमल से शिरकत से इनकारी नहीं है और इनकारी भी है। इस सारी डेवलपमेंट पर आप क्या समझते हैं कि क्या आगे हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान और यूएस का जो मामला है ना, बहुत सेंसिटिव है। ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें अगर हम ये कहें कि इवन ये 60 डेज के ऊपर इन्होंने इत्तेफाक किया है स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर वो 60 डेज के अंदर हम किसी सेटल्ड पीस एग्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक बड़ी उम्मीद है जो हम इस प्रोसेस से लगाएंगे, क्योंकि एक ऐसे दो ममालिक के दरमियान जो खलीज हाइल है उसका जो दुरानिया है जिसपे जो ग्लेशियर बना है इनके मिसट्रस्ट का, उसको पिघलते हुए देर लगेगी। 47 ईयर से उसके ऊपर सर मोरी की जो बर्फ है वो पड़ रही है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ खासा नुकसान हुआ है, स्पेशली जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में जो 13 बेसिस हैं उनके, उसको जिस तरह से तबाही का सामना करना पड़ा है। डोमेस्टिकली यूएस के अंदर जब यहाँ से कॉफिन्स गए हैं तो वहां पर
प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है उसमें खासी उनको रेजिस्टेंस का सामना है। इसी तरह ईरान ने तो खैर बहुत ही ज़्यादा जो है बर्दाश्त किया है। अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि जब मिड जून के अंदर जो हमने पाकिस्तान और इराक की मीडिएशन से हमने एक एमओयू तकरीबन साइन हो गया है कि अब 60 डेज़ के अंदर हम किसी लास्टिंग पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएँगे, तो उसके कुछ द्वार जो है कतर में होंगे, कुछ स्विट्ज़रलैंड में होंगे, कुछ इस्लामाबाद में होंगे। और आपने देखा कि इस सिलसिले के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और उन्होंने मज़ीद पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और अपना भरपूर जो ट्रस्ट का भी इज़हार किया था। इस पर जो इरिटेंट्स हैं प्राइमरीली 2 हैं। एक तो ये कि आप कितने हद तक ईरान को रोकेंगे कि वो एनरिचमेंट ना करें, और एनरिचमेंट तो वो पहले भी नहीं करना चाहते थे। हम जानते हैं कि 2015 में साइन होने वाला जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उसमें ईरान मान गया था। आईएई की मॉनिटरिंग को भी माना था, लेकिन अगर अब वही चीज़ डंडे के ज़ोर से और एक हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स देके मनवाएँगे, जैसे कि विटकॉफ या जो कुशनर जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, या फॉर दैट मैटर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आए दिन जो है वो सख्त ट्विटर के ऊपर वो बयान दे देते हैं, तो फिर कोई भी डोमेस्टिक ऑडियंस किसी भी लीडरशिप की वो उसको मानेगी नहीं। तो एक तो ये न्यूक्लियर का इशू है जिसमें कि ईरान अपनी रेलेवेंसी और डोमेस्टिक ऑडियंस के हिसाब से डील करना चाहता है। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कम्युनिकेशन लाइन है कि जिसके अंदर से जहाज़ों ने गुजर के जाना है, उसका कंट्रोल किसके पास होगा? अब जब स्विट्जरलैंड के अंदर ये लोग मान गए थे कि ठीक है हम ब्लॉकेट भी खत्म करते हैं और ईरान जो है वहां से जहाज़ों को गुजरने दे, लेकिन वो उसमें ये नहीं था कि कोई जॉइंट उसका कंट्रोल होगा। वो ईरान ने उसका भी मनवाया था कि कंट्रोल ईरान का ही होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन लाइंस को खुला रखेंगे। लेकिन अब जब यूएस ने और यूएस के अलाइज ने वहां पर अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश की थी, तो ईरान ने उनको हिट किया, तो एक जहाज भी डूबा है इसके अंदर। तो लिहाजा इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप देखें तो ये 2 मेन इरिटेंट्स हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सैंक्शंस को हटाना और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज करना है। इससे पहले आप एमओयू भी साइन करें तो उससे पहले $3 अरब देने भी थे। अब कतर ने प्रॉमिस किया है दोहा के अंदर कल कि वो $3 अरब इनको देगा, लेकिन ये इरिटेंट्स जरूर हैं। याद रखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब तक नहीं होंगे, हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दोनों जानिब से 75% अमेरिका इस वक्त कर रहा है, 25% जो शेयर हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स का ईरान की जानिब से भी है। लेकिन उस वक्त तक कोई पीस एग्रीमेंट की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। और लेबनान ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि नेतन्याहू जो है उसने तो अपना जितना किरदार है उसको तूल उसने देना वो वॉर की बेस पे देना है। तो वो लेबनान के अंदर जारी रखे हुए हैं। हालांकि एक डी कॉन्फ्लिक्शन एक सेल भी बनाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग दोहा और इस्लामाबाद मिलकर कर रहे हैं। उसका भी कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं, और अभी भी जो है उसके ऊपर हमले जारी रखे हुए लेबनान के ऊपर। और उनकी पस्ती देखें ज्यूज की कि उन्होंने एक वेंटेज पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट्स को हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर पहाड़ों में बनाए हैं जहाँ पे ज्यूज जो हार्डलाइनर ज्यूज जाके दूरबीनों से बॉम्बिंग होते हुए देख के एंजॉय करते हैं। तो अगर ये मेंटल स्टेट ज्यूज की अगर राइटिस्ट पार्टीज की होगी या नेतन्याहू की होगी, तो फिर पीस एग्रीमेंट्स इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं इसके ऊपर खासा कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पीस एग्रीमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, टेक्निकल मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि अहमद साहब, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया है। अगर अमरीका और इसराइल का बुनियादी मुतालबा ही ईरान की अस्करी सलाहियतों को महदूद करना हो, तो फिर दोहा में जारी जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं इसमें किसी भी किस्म के ब्रेक थ्रू या हतमी मुआहदे का कितना चांस बाकी रह जाता है? देखिए जी, रियल पैराडाइम में यानी माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो दुनिया के कानून बनाता है। ये इस दौर के अंदर दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, ये इंटरनेशनल ऑर्डर है। अभी सिर्फ बात हो रही थी न्यूक्लियर की कि कितनी एनरिचमेंट करेंगे अपनी यूरेनियम की, कितना फिसाइल मटेरियल ये लोग रखेंगे, कौन मॉनिटरिंग सिस्टम आईएईए करेगा या ज्वाइंट होगा, इसके ऊपर थोड़ी इरिटेशन चल रही है। लेकिन ड्यूरिंग डिस्कशन विटकॉफ साहब जो हैं उन्होंने, जो उनके वजीर जंग हैं अमेरिका के, उन्होंने बीच में ईरान के ड्रोन्स और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको भी लिमिट करने की बात की। अब दिस वाज टोटली आउट ऑफ द नोवेयर के उसको आप मिसाइल कैपेबिलिटी को आप उसको करें। मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं बेसिकली जिस तरह ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, ये 2 ऐसे हथियार थे कि जिन्होंने ईरान की सिक्योरिटी को और उसकी सोवरेनिटी को इंश्योर किया। तो वो किसी सूरत भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो किसी भी ऐसे मुआहदे में नहीं आते कि अपने मिसाइल्स को या फॉर दैट मैटर ड्रोन्स जो जिसे आप अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स कहते हैं कि उसको कंट्रोल करें। हाँ, एनपीटी के जरिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जरिए
वो ज़रूर पाबंद है सिग्नेटरी होने की वजह से कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएँगे, जो हमेशा से उनका मौक़िफ़ भी रहा है। मौक़िफ़ भी लेकिन अगर आप बात जी। करेंगे कि उनके ड्रोन और मिसाइल्स कंट्रोल हो जाएँ या वो किसी लिमिट तक हुँ, उसको डेवलप करेंगे, किसी इंस्पेक्शन में आ जाएँगे, इट विल टोटली सैबोटाज जितना भी ये प्रोसेस चल रहा है, ये एकदम से धड़ाम से गिर जाएगा। और अभी भी आपने देखा कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोज़ीशन ली है कि जी, अगर हमें सुप्रीम लीडर ना कहते, तो हम कभी भी नेगोशिएशंस में ना जाते। 1 और सेकंडली अभी कतर के अंदर विटकोफ और उसके कुशनर को भेजा है ट्रम्प ने। जी, जी। लेकिन दोनों डेलीगेशंस का कतर में मौजूद होने के बावजूद ईरान ने कहा जी हम नहीं बात करेंगे। तो जी, लिहाज़ा जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं करेंगे या सेंसिटिविटीज़ जो ईरान की हैं उसके ऊपर से हाथ नहीं उठाएँगे, तो जी, फिर आगे तो ये बेल जो है वो किसी भी ऊपर वो नहीं चढ़ेगी। तो बिल्कुल। लिहाज़ा मेरे हुँ, ख्याल में दोनों ममालिक को 75% ओनर्स फॉर द सक्सेस ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ये रहता है यूएस के ऊपर। अगर जी। कोई भी इसको डिरेल होता है ये प्रोसेस, तो हुँ। यूएस की वजह से होगा, ईरान की वजह से नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल, ईरान ने बिल्कुल बहुत ईरान कुर्बानी डटा दी भी है। रहा है, ईरान ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। अच्छा इस्राईली वज़ीर दिफ़ा का दावा है कि ईरान से जंग अगले 1-2 दिन में दोबारा भड़क सकती है और वो किसी बैरूनी इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेंगे। क्या इस्राईल ट्रंप इंतज़ामिया को बाईपास करके ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है और ये ख़तरा मोल ले सकता है? देखिए पिछले दिनों जब नेतन्याहू ने थोड़ी हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दी थी और लेबनान के ऊपर अटैक को जारी रखा, तो इसने जेडी वेंस ने भी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्टेटमेंट्स दी थी अगेंस्ट इसराइल और जो नेतन्याहू के कि अगर अमेरिका तुम्हें सपोर्ट ना करे तो पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। लेकिन फिर उसके बाद ईरान के मुतालिक उन्होंने हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दे के ईरान को पीछे कर दिया। तो ये तो यूएस जो इसराइल है वो यही चाहता था। तो 2 दिन की जो बात करता है वो 2 दिन क्या, वो तो आज भी कर सकता है इसराइल। जी, क्योंकि याद रखें कि इसराइल जब-जब उसने सेटलमेंट्स बढ़ाई हैं या अपना एरिया बढ़ाया है फिजिकली जहाँ पे उसने ज्यूज़ की सेटलमेंट्स को इंश्योर की, वो हमेशा जंगों के दौरान की है। और हुँ, जो नेतन्याहू की जो इक़्तिदार है वो भी हमेशा जंगों की वज़ह से रहा है। जो राइटिस्ट ज्यूज़ है उसमें भी एक मेजर जो एक शिफ्ट आई है कि वो भी नेतन्याहू के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन सही। जब बात आ जाती है दीन की, रिलिजन की या ज्यूइज़्म की, तो फिर वो भी नेतन्याहू के साथ खड़े नज़र आते हैं। तो जंग तो बिल्कुल, अभी भी जारी है। जारी है, बिल्कुल। लेबनान पे अगर हमले हो रहे हैं तो अब इसको जंग को जारी रहना ही कह बिल्कुल सकते हैं। अहमद साहब, जंग तो जारी है, लबनान पर 2 हमले भी हो रहे हैं और यकीनन अपना जो सियासी करियर है नेतन्याहू उसको भी देख रहे हैं। उसमें जो उनकी अभी तक हार है वो नविश्ता दीवार है, लेकिन जंग की वजह से वो कुछ ना कुछ लेवरेज हासिल कर रहे हैं अपनी आवाम से। लेकिन सर ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईरान भी डटा हुआ है। ईरान भी ये कह रहा है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बात करें तो बड़ा सख्त उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर अपने तेल अवीव के पालतुओं को लगाम दें, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा। तो ईरान फिर किस तरह की जवाबी कार्रवाई करता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान भी पुरज़्म है कि अगर ये कार्रवाइयां जारी रहीं चाहे लबनान में ही हो तो फिर हम जवाब देंगे। देखिए जी, ईरान तो डे 1 से इस सारे प्रोसेस के अगेंस्ट था। वो उसकी जो डोमेस्टिक जो उसकी पॉपुलेशन है, वो तो कभी भी ये नहीं चाहते कि अमेरिकन्स के साथ किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस हो। अभी भी आप देखें तो ईरानी प्रेसिडेंट ने एक किस्म का दिफा जो किया है इस सारे पीस प्रोसेस का, तो उन्होंने कहा है कि हमें तो सुप्रीम लीडर ने कहा है, अदरवाइज हम ना करते। तो वो क्यों कह रहे हैं? प्राइमरीली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से, ये पॉपुलेशन का जो रिजेंटमेंट है हुँ, कि आप कैसे ईरान के यूएस के सामने जो है वो घुटने टेक सकते हैं, जबकि हमने जंग जो है वो मैदान में तो जीती हुई है, तो टेबल पे आप कैसे हार सकते हैं? तो लिहाजा ईरान ने जो पोजीशंस ली हुई है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक बल्कि मेजॉरिटी की हद तक जो है वो अपने हक पे हैं ईरानी। हुँ, और जो उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, जिसके अभी उन्होंने तदफीन वगैरह जो है वो उसका प्रोसेस भी हुआ। तो सही। लिहाजा इस तमाम के अंदर जो वहाँ के लोग हैं ईरानी, वो बहुत रिजिलिएंट नज़र आए थे। ईरान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ईरान एक रीजनल पावर है, बिल्कुल, एक बिल्कुल मेजर अहमद साहब, शिया ईरान कम्युनिटी कभी जो भी शिया कम्युनिटी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और जिस तरह से हमने देखा भी है, ईरान एक बड़ी ताकतवर और मज़बूत जो अपनी आइडेंटिटी उन्होंने शो की है और पूरी दुनिया के सामने है और डटा भी रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में स्पॉइलर अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर इसराइल की बात करते हैं, वो तो बाज नहीं आएगा, तो अमेरिका पर कितना प्रेशर आएगा इस चीज़ का? डोनाल्ड ट्रंप का भी हमने देखा है, उन्होंने सेफ एग्जिट के तौर पर ये मुज़ाकरात की बात छेड़ तो दी, लेकिन अब अपनी इमेज बचाएं या इसराइल को भी सपोर्ट करना है, ये एजेंडा कैसे एक साथ चल सकता है? देखिए इस वक़्त प्रेज़िडेंट ट्रंप जो है ना, वो एक पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन में है। वो निगलते भी नहीं बनती और टूटते भी नहीं जी, बनती। रीज़न क्या है उसकी?
कि नवंबर में उनके आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस। अब मिड टर्म इलेक्शन जैसे आप कह रहे थे कि जो है वो बिल्कुल नौशद दीवार है कि वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जीतेंगे। लेकिन अगर इस्राइली लॉबी वहाँ पे या जो जितने वहाँ पे मल्टी बिलियनर किस्म के लोग हैं, वो जी। ज्यूज़ हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है जीत भी जाए। तो लिहाज़ा उनकी सपोर्ट भी एक्वायर करनी है। एट द सेम टाइम ईरान को अगर वो हमला करते हैं, तो जो ब्रेंट अमेरिकन क्रूड ऑयल है, जो इस वक़्त तकरीबन 70 डॉलर के ऊपर आया हुआ है, और 110 115 से नीचे आके, और वहाँ पे खासी इन्फ्लेशन भी है, तो लोग उससे खासे मुतनफ़्फ़र भी इस वक़्त हुए हुए हैं। तो कोई भी अगर वो जंग करता है नेतन्याहू की सपोर्ट के अंदर और ईरान उसको रिटेलिएट करता है, तो ये 70 डॉलर वाला तेल वापस चले आएगा 100 डॉलर से ऊपर, और इससे ये होगा कि दोबारा इन्फ्लेशन कंटिन्यू हो जाएगी, जो अगेन उसके हक में नहीं जाता। तो लिहाज़ा अगर वो इसराइल को सपोर्ट करता है तब भी मारा जाता है, सपोर्ट नहीं करता तो उसमें इलेक्शन में मारा जाता है, तो एक पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ सिचुएशन ज़रूर है। तो इसलिए एनालिस्ट ये कह रहे हैं वेस्ट के कि शायद ये सारा प्रोसेस जो है, ये टाइम गेन करने की एक एफर्ट है जी। कि जब तक आपके इलेक्शंस नहीं हो जाते, नहीं हो तो ये इसी जी। तरह से आगे पीछे होते बिल्कुल रहेंगे। अहमद साहब, लेकिन और जैसे नेतन्याहू का भी इशारा शायद इसी तरफ है। रीसेंट इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो जंग है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी चल रही है, बहुत काम बाकी है, और कुछ हम मुआहदे भी जो है हम करने जा रहे हैं, उनकी तरफ भी हम देख रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। तो ईरान से अगर हम देखें तो जंग का नतीजा आपके सामने है। ऐसे में कुछ इसराइल जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की पोजीशन में नजर आता है आपको अरब ममालिक के साथ, और पहले से उनका एजेंडा भी अमेरिका और इसराइल का कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर जो है और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनको शामिल किया जाए। देखिए, इसराइल ने बहुत लूज किया इसके अंदर। ईरान के पास तो कुछ भी होने के लिए नहीं था, लेकिन जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा था, वो ग्रेटर इसराइल फिजिकली तो अब मुमकिन नहीं रहा है, क्योंकि जी। जदीद दुनिया के अंदर आप ज्योग्राफी नहीं चेंज होती, बॉर्डर्स नहीं चेंज होते हैं। जी। तो उसमें क्या था कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए वो अपनी आइडियोलॉजी को मुसल्लत करके और इन दोनों सारे अरब ममालिक को सब्जुगेट करके, अपने मातहत करके, वो ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा था। अब इसराइल को जिस तरह मार पड़ी है ईरान की जानिब से, और अमरीकियों को मार पड़ी है उनके अड्डों के ऊपर ईरान की जानिब से, तो अब ईरान ने खासा डाइल्यूट कर दिया है इसराइल का जो जी। खौफ था, या उसकी जो एक इन्फ्लुएंस, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जी। था, वो खासा कम हुआ है। इसी तरह अमेरिकन के जो 13 अड्डे थे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी उन ममालिक ने भी देखा कि इनके अड्डों ने बजाय कि उनको सिक्योरिटी देते, उनके ऊपर बॉम्बिंग उन्होंने रिसीव की, जो कि ईरान की जानिब से आई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी अरब ममालिक ने, किसी भी अरब मुल्क ने जो है ईरान के ऊपर रिटेलिएट नहीं किया। जी। तो लिहाजा इस वक्त जो लूजिंग एंड के ऊपर है वो जो इसराइल है और अमेरिकन हैं। जहाँ तक जी। इस बात का ताल्लुक, आपका सवाल कि क्या इसराइल जो है वो अरब ममालिक को अपने साथ लेके चल पाएगा, तो इस वक्त दुबई जो है वो सिर्फ एक जरूर उनकी तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन जी। बाकी जितने ममालिक जिन्होंने इवन अड्डे दे रखे थे अमेरिकन को, वो भी अब मुतरफिर नजर आते हैं। और मेरे ख्याल के अंदर जैसे ये पीस प्रोसेस किसी नहज पे पहुंचेगा, तो सबसे पहली जो मेजर डेवलपमेंट होगी, वो या तो अड्डे खत्म होंगे, जी। या फॉल बैक पोजीशन पे ये है कि एटलीस्ट डाइल्यूट हो जाएंगे। सही। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप ईरान के चक्कर में इनकी मजीद सिक्योरिटी जो अमेरिकन उनको सो कॉल्ड दे रहे हैं, उसका बोझ उठाने के वो काबिल होंगे। सही। वहाँ के जो लोग हैं उन ममालिक के, वो भी अब अमेरिकन से मुतनफ़िर नजर आते सही हैं। सही। जी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और सिचुएशन अगर हम देखें तो जूं की तू है, और जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जी एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ से अब इसराइल का भी प्रेशर है और स्पॉइलर भी मौजूद है। इसराइल चाहता ही नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, खिते में अमन हो, उसके अपने एजेंडाज हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो और जो वोट हासिल इसराइल के करना साथ चाहते हैं। माहम कुर्बतें बढ़ा रहे हैं अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक, उनके अपने एजेंडाज हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यहूद व नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो जनाब ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे यहाँ हर वक्त की थकन, चक्कर आने और सुस्ती को महज काम का बोझ समझकर नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि ये जिस्म में हेमोग्लोबिन की खतरनाक हद तक कमी की पहली निशानी है। और अगर इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को वक्त पर एड्रेस ना किया जाए तो फिर ये दिल और आसाबी निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर नाकारा भी बना सकती है। पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक मुल्क में बच्चों की निस्फ से ज़्यादा आबादी और तकरीबन 42% खवातीन एनीमिया का शिकार। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात उज़ैर ये है कि हामला ख़वातीन में ये शरह 50% से भी तजावुज़ कर जाती है, जो पैदा होने वाले बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बराह रास्त मुतासर करती है। एनीमिया की असल वजूहात और होम्योपैथिक में तरीका इलाज क्या है, और इससे कुदरती तौर पर कैसे बहाल किया जा सकता है,
ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं के मारूफ माहिर होम्योपैथिक सईद अनवर सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये एक बहुत बड़ा मसला आ चुका है कि हम देखते हैं ख़वातीन जो हामला होती हैं ख़ास तौर पर, उनमें अगर खून की कमी हो जाती है तो आगे बच्चे में भी वो फिर सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। क्या कुछ करना चाहिए होम्योपैथिक में? ऐसा क्या इलाज है कि ये खून की कमी को पूरा किया जा सके? खून की कमी के लिए ना असल में हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं ना ये इतनी अच्छी नहीं हैं। आयरन की कमी इसलिए रह जाती है कि जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो उसमें एचपी वगैरह टेस्ट नहीं कराते। बाद का गाँव में जैसे औरतें हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी हीमोग्लोबिन कम है जी। तो उसके लिए खुराक अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए पालक, साग, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें, आयरन की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे ये खून की कमी पूरी हो जाती है। सही। अच्छा, हमें सईद साहब ये भी बताइएगा कि बच्चों में ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो खून की कमी को माएँ जो हैं वो अक्सर डायग्नोज ही नहीं कर पा रही होती कि ये मसला क्या है, और बच्चा जो है वो उसका कलर भी हम देखते हैं तो बिल्कुल पेल सा हो जाता है। तो एनीमिया की मखसूस अलामात क्या हैं और ये कमी एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और कब हो सकती है? असल में ना बच्चे को सबसे पहले उसका ना ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 95% बच्चों को जो है ना वो वर्म्स हैं, कीड़े होते हैं पेट में। अच्छा। लेकिन वो लोग चेक नहीं कराते। स्टूल का कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा। उसकी उसके वजह लिए से कोई टेस्ट करवाना पड़ता है? जी, स्टूल का टेस्ट होता है। उसके ओके। लिए फिर वो खून की कमी का भी पता चल जाता है ठीक। और इसकी वजह से बच्चे का पीलापन होता है, चेहरे पे पता चल जाता है बच्चे का पीला है और उसके थकावट होती है, उसको पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता और हर टाइम वो लेज़ी सा हो जाता है लेज़ी बच्चा। रहता है। तो ये सारी उसकी अलामत होती हैं, चेहरे से पता चल जाता है, चेहरा पीला होता है उस बच्चे का। अच्छा। ठीक। थकावट, कमज़ोरी, खाना भी कम खाता वो, ये चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा सर, सब बच्चों में जिस तरह से आपने बताया एक नॉर्मल अगर एक अडल्ट है और वो भी अगर सोता है और सुबह में सुस्त उठता है या हर चीज़ खाने के बावजूद भी, डाइट बेहतर होने के बावजूद भी लेज़ी रहता है, तो ये भी क्या साइन होता है? हाँ जी, बिल्कुल, ये भी साइन होता है। उसके लिए बेहतरीन यही होता है कि ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन कराया जाए, सीबीसी जिसको कहते हैं हम। ठीक है। उसमें वो पता चल जाता है कि इसकी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कितनी कम है, सारा वो इन चीज़ों से पता चल जाता है। सही। अच्छा, अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात कर लेते हैं, ऐसी क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ें कर सकती हैं? क्योंकि अब प्रेग्नेंट होती तो बहुत सारे डॉक्टर्स डरा भी रहे होते हैं, आपने ये मेडिसिन नहीं खानी है, इस तरह नहीं करना, और एक टेबलेट है आयरन की वो मस्ट खा रही होती हैं। जी जी। तो ऐसा क्या हो कि अपनी डाइट में बेहतरी करें या प्रेगनेंसी से पहले अपनी डाइट को बेहतर करें कि वो मेडिसिन ना खानी पड़े? देखिए, उसके लिए सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल ठीक करनी है। चाहिए, फलों के जूसेस वगैरह पीने चाहिए। सब्जियों में जो आयरन वाली है उसमें जैसे पालक है, जी। साग वगैरह जो होता है उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब करना चाहिए। ब्रोकली होती है उसमें वो इस्तेमाल करनी ठीक है। चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो सईद साहब वैसे जनरल प्रैक्टिस क्या है आपके पास? अगर कोई पेशेंट आता है, कोई शिकायत करता है थकन का, या पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि ये बहुत लेजी रहता है, जी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो उसको ना डीवर्म करते हैं, यानी उसकी जो कीड़ों की दवाई है ना जी। वो हमारे दवाइयों का नुकसान नहीं है। सही। वो सीना एक दवाई है 30 पोटेंसी में हम देते हैं, उससे बच्चा जो है ना उसके अगर पेट में कीड़े भी हो ना तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। और उसके साथ आयरन के कुछ सिरप होते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक वगैरह आते हैं, वो देते हैं। उससे बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाती है और चेहरे का पीलापन से पता चल जाता है, वो फिर आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सही। ठीक है, यानी आप तो देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, टेस्ट वगैरह की वो नौबत बाद में आती है? वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो फिर वो टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक। तो उसमें तो फिर बच्चे की ज़्यादा धड़कन भी तेज़ होती है, थकावट, कमज़ोरी, फिर वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि एनीमिया की कौन सी टाइप है और कितना ज़्यादा ख़तरा मौजूद है? और कुछ तो हम देखते हैं कि फिर एक्सट्रीम हो जाए तो फिर क्या कंडीशन हो जाती है? सबसे पहले तो सीबीसी होता है, ठीक भी है। मतलब वो लाजमी देखना होता है। आयरन डेफिशिएंसी, वो भी आयरन का, विटामिन B12 का टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए। ये टेस्ट मेन है। उसके अलावा बंदे को दूसरी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए, RFT LFT भी कराना चाहिए। ठीक है। तो बाद का ये देखना होता है कि आया इसको कोई लिवर का मसला तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये भी एक नुक्ता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग तो हैं वो सालाना अपना पूरे जो मुकम्मल टेस्ट हैं कंप्लीट वो करवाते हैं, साहिब इस्तात हैं और बिल्कुल वो करवा लेते हैं। लेकिन कोई आम शख्स है उसको भी खुद से ये टेस्ट करवाने चाहिए या जब तक कोई तबीब रेकमेंड नहीं करता आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है?
देखिए जो वालदान को खुद महसूस होता है कि बच्चा जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है, कमज़ोर हो रहा है, खाना कम खा रहा है, तो सीबीसी तो वैसे 3 माह बाद भी करवा लें तो कोई नुकसान नहीं है उसका। सिर्फ सीबीसी मेन टेस्ट है, उसमें भी पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, सही। उसके अलावा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेमेडीज चल रही होती हैं कि जी चुकंदर जो है वो आप बॉयल करके खिलाएं बच्चे का, जो क्योंकि कच्ची नहीं वो खा सकता, तो खून जो है वो बहुत बढ़ेगा। अनार खिला दें, सेब खिला दें, ये वाकई कारगर हैं चीज़ें? हाँ जी, इनसे भी बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा। ग़िज़ा का जो फ़ायदा है, अगर खालस ग़िज़ाएँ हों, खालस सब्ज़ियाँ हों तो उसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक। फिर तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रहती अगर ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी ना हो तो। हम्म। अच्छा, हम देखते हैं सही साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात करें, जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की डाइट का हर तरह से ख्याल भी रख रहे होते हैं, फिर टेस्ट भी करवा लेते हैं, चेकअप भी करवा लेते हैं। बहुत सारे हम इस तरह के सरकारी स्कूल देखते हैं जहाँ बड़ी कैंपेन्स भी हो रही होती हैं लंच बॉक्स के हवाले से। इतनी न्यूट्रिशन की बच्चों को कमी होती है। आपको हुकूमती सतह पर क्या लगता है कि इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है कि बच्चों का एटलीस्ट ये पता लग सके कि कितनी आयरन डेफिशिएंसी है और इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि तकरीबन हर हॉस्पिटल इसमें स्कूलों में जाए, उनकी मेडिकल टीमें बनी हुई हैं। आजकल तो मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़े अच्छे वो शुरू कर दिए हैं, जो मूवमेंट होती है गाड़ियों की, वो सारा टेस्ट होते हैं। वो स्कूलों में भी जाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, कोई डॉक्टर एक जाए देखे बच्चों में, वो पता चल जाता है बच्चों के टेस्ट वगैरह हों तो। ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि लोग नहीं इतने अफोर्ड कर सकते, तो इस तरह गाड़ियाँ जाएँ उनकी स्कूलों में, तो फिर वो बड़ा फ़ायदा होगा उनको। सही। अच्छा सईद साहब, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि अगर हम देखते हैं कि खून में कमी है, ये कितना काबिल इलाज मरज़ है और सिर्फ दवा से ही हो जाता है या फिर इसके लिए जो ग़िज़ाएँ हैं उससे भी इलाज हो जाता है? और इसके अलावा हमें बताइएगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अगर खुदा ना खास्ता कम हो तो क्या इसके लिए भी वही चीज़ें की जाती हैं जो कि आम खून की कमी के अंदर प्रैक्टिस चल रही होती है? असल में ना हमारा जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है ना, वो सिम्टम के मुताबिक चलता है। सही। अगर उसमें वाइट ब्लड सेल कम है तो उसकी अलग दवाई है, रेड ब्लड सेल कम है तो उसकी अलग दवाई होती है। ठीक। और आयरन के लिए हमारे होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। फेरोफास एक दवाई है 6x पावर में, तो वो जर्मनी की भी आती है, उसमें वो आयरन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। एक और होम्योपैथिक दवाई है, उसको विनाडियम कहते हैं, ठीक। वो भी यूज़ करें तो उससे खून की कमी पूरी हो जाती है, जितनी मर्जी डेफिशिएंसी हो। अच्छा सही साहब, ये भी कहा जाता है कि जो होम्योपैथिक का इलाज है वो बड़ा स्लो होता है। जी, अब लोग जो एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे थे वो बर वक्त इलाज, फ़ौरन से इलाज हो गया और फिर वो खून की शायद कमी भी पूरी हो जाए। अब ये प्रोसेस कितना कुछ स्लो है, कितनी देर में अफाका हो सकता है किसी एक मरीज? HB कम हो तो उसकी डेफिशिएंसी के लिए मतलब हमारी जो दवाइयाँ हैं वो तकरीबन 2-3 माह में वो पूरा हो जाता है ब्लड। ठीक है। मतलब इस तरह की अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं अब। पहले तो ये स्लो ही होता था, लेकिन अब तो अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। कंट्री जो है अच्छे, जर्मन की अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। मतलब और प्रेगनेंसी में अगर होम्योपैथिक की मेडिसिन लें तो सेफ है? हाँ, इनके बिल्कुल सेफ़ हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ये मेडिसिन होती हैं। तो फिर ज़्यादातर मेडिसिन जड़ी बूटियों का इलाज होता है ये। जी। तो ये समझें कि जड़ी बूटियों का अर्क निकाले होते हैं, सही। तो इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। अच्छा, तो आप पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या चेंजेस करें दवाई के साथ साथ? ऑब्वियसली आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी उन्हें देते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी डाइट में, उनके लाइफस्टाइल में क्या आप उन्हें ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं? डाइट में ये जंक फूड वगैरह ज़रा कम यूज़ करें, शवरमे, बर्गर, पिज़्ज़े ये ज़रा बंद कर दें। कभी हो गया वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद खा लिया, ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी नुकसान दे रही हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर बंदे को रोज़ाना 20 मिनट्स पैदल चलना चाहिए। ठीक। अगर 20 हो जाए ठीक है, उससे ज़्यादा कर ले आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा फिर थकावट हो जाती है, फिर वो भी चीज़ सही नहीं है, वो भी अच्छी नहीं है। और ये एट वंस होना चाहिए, ये नहीं आपके कि 5 मिनट में तब चलूंगा, सुबह 5 मिनट शाम चलूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो वॉक ज़रूरी है। अच्छा सही साहब, जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि आप बता रहे हैं सॉरी कि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है अगर आप खाते हैं तो 3 माह में मतलब हो जाता है, आपका जो भी मसला है वो हल हो जाता है, आयरन की कमी जो है पूरी हो जाती है। मुस्तकिल बुनियादों पर क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन खाएं तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, मुस्तकिल बुनियादों पर जो जैसे बच्चों को हम देते हैं बायो 21 एक टैबलेट है, उसमें जो मैंने पहले दवाई बताई है फेरोफास, वो भी उसमें शामिल है। एक और है कैल्केरिया फास, उसको कैल्शियम फास्फोरिक हम कहते हैं, वो दोनों उसका कम्बिनेशन है। बायो 21 बहुत चल रही है आजकल, और इससे बच्चों की भी और बड़ों की भी जो आयरन की कमी है ना वो आस्ता आस्ता पूरी हो जाती है, और इनका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी होम्योपैथिक में भी बहुत ज़बरदस्त इलाज है, हम एलोपैथिक की तरह फ़ौरन से,
लेकिन होम्योपैथी का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अब जिस तरह से बता भी रहे हैं सही साहब के इतनी अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं कि जल्दी से भी इलाज हो प्लस जाता पॉइंट है। ये साइड इफेक्ट जी, नहीं है साइड ना। इफेक्ट्स कुछ नहीं है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप ये होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो सेफ है। तो आयरन की अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाए और बर वक्त इलाज जो है वो किसी बड़े खतरे से बचा सकता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मलिका कोसार मरी में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक का दबाव हमेशा से एक संगीन मसला रहा है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 15 से 20 लाख गाड़ियां दाखिल होती हैं, जिनका जहरीला धुआं मरी के दर्जा हरारत और खूबसूरती को शदीद मुतासर कर रहा है। इस माहौल दोस्त चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी में पहली बार 10 जदीद ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंचा दी गई हैं। ये मंसूबा न सिर्फ कार्बन के खराज को सिफर पर लाएगा, बल्कि सयाहों को सस्ता, आरामदेह और महफूज सफर भी फराहम करेगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये ग्रीन टेक्नोलॉजी मरी की सयाहत को एक नई बुलंदी देगी। और इस मंसूबे के तहत जहां लोकल ट्रांसपोर्ट माफिया की जारदारी ख़त्म होगी, वहीं मरी की फ़ज़ा भी साफ़ होगी और आवाम को सहूलत भी मिलेगी। किराए के हवाले से भी रूट्स और चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जी नई पेशरफ्त है ये। और सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक अब्बासी हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, मरी पहुंचने वाली इन 10 जदीद इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से बताइएगा। इंतज़ामिया की जानिब से इस माहौल दोस्त सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और आवाम के लिए कमर्शल ऑपरेशन शुरू करने की जो हतमी तारीख है वो क्या मुकर्रर की गई है? जी बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है वज़ीर आला पंजाब का, जिन्होंने गुज़िश्ता साल तामली हॉस्पिटल जो मियां नवाज शरीफ का कार्डिक वार्ड का इफ्तिताह किया था, वहाँ 15 बसेस का ऐलान किया था और उसकी पहले मरहले की पहली खेप जो है मरी पहुंची है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने फंड मुहैया कर दिए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जाके जो है वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, जिसके लिए तहसील मरी की दोनों तहसीलें कोटली सतिया और मरी के मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनना है और उसके बाद इसकी हतमी तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी और कभी इम्कान है कि इसका इफ्तिताह सीएम पंजाब खुद करेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो बसेस चलाई जाएंगी इनका रूट क्या होगा और किराए के हवाले से भी बता दें, क्योंकि लोग जो हैं बहुत जानना चाहते हैं। और वैसे तो हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत जो है कुछ मौक़ों पे फ्री भी कर देती, तो हो सकता है कि तारफी तौर पर जनाब इसको फ्री भी रखा जाए आवाम के लिए। बिल्कुल ऐसे है। हमारी डिप्टी कमिश्नर मरी से 2 दिन पहले इस हवाले से गुफ्तगू हुई है और डिप्टी कमिश्नर मरी का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि ये 2 बसें जो है वो एक्सप्रेस वे पे रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी और 2 जीटी रोड पर रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक चलाई जाए और ऐसे ही मरी से बाड़ियां, मरी से लोअर देवल, फगवाड़ी, मरी से न्यू मरी और कोटली सतिया के इलाके में, ताकि जहाँ जहाँ सियाओं और मकामी लोगों की ज्यादा आमदरफ्त है वहाँ उनको ये सफरी सहूलियात जो है वो हर सूरत मिलनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा ठीक, ये भी बताइएगा इस बस की तकनीकी सलाहियतों के हवाले से भी बताइएगा और कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? ये आम जो नॉर्मली आपके पंजाब में बसें फराहम की गई हैं उनसे ये बस हमें बताया गया कि ये छोटी है, क्योंकि मरी एक हिली स्टेशन है, चढ़ाई है और यहाँ पर उसकी जो कारकर्दगी है, चलना है, ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं तो इसकी अभी तक तो इसमें जो ये कंफर्म हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। अच्छा अतीक, हम देखते हैं कि मरी में ज़्यादातर टैक्सीज होती हैं या फिर वो सुजुकी हैं जो हमें नज़र आती हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कतरे कम है, अगर है भी तो वो बहुत ही पुरानी गाड़ियां हैं जो कि चलाई जाती हैं। तो ये कितना बड़ा इनकलाब है और इस मंसूबे को कितना आगे बढ़ाने का प्लान है? यानी अभी ये 10 बसों का फ्लीट है, मजीद कितना बढ़ सकता है आगे? इस हवाले से डीसी क्या बताते हैं? जी अभी 4 बसें जो है वो मजीद आनी है ठीक। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने बात की है तो यहाँ पर जब हमारी मुख्तलिफ अवामी हलकों से बात होती है तमाम ही सियासी जमातों के जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंतहाई खुश दिखाई दे रहे और वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं सीएम पंजाब को भी और सीनियर मिनिस्टर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मरी को। सही, बहुत शुक्रिया अतीक आपके वक्त का। और जी बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है और इसका जब होगा तो यकीनी तौर पर आवाम खासे खुश होंगे, क्योंकि आवाम की सहूलत के लिए अगर ये किया जा रहा है
इलेक्ट्रिक बसें हैं और देखना ये कि चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। चार्जिंग स्टेशंस वैसे तो मौजूद ही हैं, अब इलेक्ट्रिक दौर आ गया और इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं और आवाम के लिए जी और वहाँ ज़बरदस्त मरी का जो सहूलत माहौल भी है उसको महफूज बनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, बहुत क्योंकि हम ज़रूरी देखते हैं है, कि जब इतनी गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो रही होती हैं, चढ़ाइयाँ होती हैं, तो फिर जनाब वहाँ पर जिन गाड़ियों के इंजन कमज़ोर होते हैं या गाड़ियाँ पुरानी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बन का अखराज भी कर रही होती हैं, जो कि माहौल के लिए बहुत ही बुरा है। आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और जनाब आप वहाँ पे आलूदगी फैला रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह, बहुत ही अच्छा इकदाम है जो कि गवर्नमेंट की जानिब से किया गया और यकीनन इससे सयाहों को भी फ़ायदा होगा, जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी जनाब बेहतरीन और सस्ती सफरी सहूलियात जो हैं वो मुयसर आ सकेंगी। अब एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जनाब चंद व्यूज़ और सस्ती शोहरत की ख्वाहिश इंसानी ज़िंदगियों के लिए बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। नारान से 4 किलोमीटर या 2 से 4 किलोमीटर एक अंदाज़ा है, और दरियाए कुनहार में एक टिकटॉकर ने जनाब अपनी डबल कैबन गाड़ी महज वीडियो के लिए दरिया में उतार दी, और ये 2 रोज़ पहले का वाक़या है। जो मालूमात अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक गाड़ी का मालिक टिकटॉक का शौकीन है और अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए वीडियो बनाने की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लिया और अपने साथ 3 और लोगों की जिंदगी को भी उन्होंने दांव पर लगाया। बिल्कुल, और वीडियो देखें और ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं तो वाज़े नज़र आ रहा है कि पानी का बहाव मामूल से ज़्यादा था और जिसमें बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और ये तो खुदा का शुक्र है कि वहाँ राफ्टिंग वाले पास ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन 4 अफराद को ऐन उस वक्त निकाला जब मौत सर पर खड़ी थी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ज़िले इंतज़ामिया की एडवाइज़री सिर्फ कागज़ों तक महदूद है? क्या ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है? ये तमाम सवालात के जवाबात भी जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का अलमिया ये बनता जा रहा है कि चंद व्यूज़ और फॉलोअर्स की खातिर हम कितनी कुर्बानियाँ देने पर आ चुके हैं। अपनी जान की कुर्बानी भी देने पर आ चुके हैं, अपनी जानें दांव पर लगा देते हैं। मतलब पानी में अपनी गाड़ी ले जाना ये बड़ा ही एक अजीब अमल है। इससे पहले हमने देखा लोग चोटियों पर चढ़ जाते हैं, फिर या फिर वहाँ से छलांग लगाने की भी कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता है, बड़ी बड़ी स्टंट कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्क कर रहे होते हैं जो छोटे बच्चे भी हमारे घरों में देख रहे होते हैं। वो भी शायद इम्प्रेस होकर चले जाते हैं या निकल जाते हैं। जो भूख है वहाँ ये खत्म होती नजर ही नहीं आ रही इन लोगों में, ये खास ट्रेंड्स तौर और पे इतने देखें आप खतरनाक बनते जा रहे हैं। पहले आपकी चलें ठीक है, फॉलोइंग अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को भी आप एक नेगेटिव मैसेज जो है वो दे रहे हैं और लोगों की जिंदगियां भी जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोइन सबाती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मोइन, आपके वक्त का कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो 4 सयाह गाड़ी में सवार थे, क्या उनके बारे में बताया गया है? और जो गाड़ी है उसको भी बताया जाता है कि निकाल लिया गया है दरिया से। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं मोइन? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो राफ्टिंग वालों ने इनको बचाया है, जो रेस्क्यू किया गया है, उसके बाद ये जो 4 लोग हैं ये यहाँ से वापस रवाना हो गए हैं, गाड़ी भी जो है वो निकाल ली गई है, और इनके जो फॉलोअर हैं वो ये भी एक बात कर रहे हैं कि जनाब नहीं, वो दरिया का पानी उस तरफ आ गया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल ये गुज़श्ता रोज ये वाकया उस वक्त पेश आया जब फॉलोअर के चक्कर में टिकटॉक वीडियो बनाते हुए सियाहों की वीगो गाड़ी दरिया कुनहार में बेगी। वाकया में गुजरांवाले से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को तरबियती याफ्ता राफ्टिंग टीम ने रेस्क्यू बूट के जरिए हिफाजत बचा लिया है। सही। अच्छा मोइन, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से बताया, और वाकई जी ये ख़तरनाक बात है। सोशल मीडिया का रुझान जा रहा है, आवाम में ये भूख जो है ना फॉलोअर्स की या ट्रेंड में रहने की, या ये अटेंशन, पता नहीं किस किस्म की अटेंशन है, ये कोई अटेंशन इतनी ज़्यादा लोगों की बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, अटेंशन सीकर होते जा रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और कुछ नेगेटिव ही क्यों करना है, कुछ पॉजिटिव करके, कुछ बेहतर करके भी आप अटेंशन ले सकते हैं, फॉलोअर ले सकते हैं, अच्छा कॉन्टेंट बनाकर भी ले सकते हैं। कोई पाकिस्तान की भी खुदा रहा कोई पॉजिटिव साइड दिखा दें, पॉजिटिव इमेज दिखा दें। कहाँ वो बच्चे जी, हम देखते होते थे पॉजिटिव इमेज दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं उधर फीफा चल रहा है, इधर हम अपना शो कर रहे हैं, देखें ना हम गाड़ियां उतार रहे हैं दरिया में। सीरियस मैटर है, ठीक है, एक लाइटर नोट पे आप ये बात करें, लेकिन वाकई हम मैं तंजिया कह रहा हूं।
हमारे जो बच्चे हैं, कहाँ हम किसी वक्त में देखा करते थे पेरेंट्स ये सरदर्द लेते थे मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन आजकल के दौर में हम देख रहे हैं हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है बच्चा जी यूट्यूबर बन जाए, इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्यों? क्योंकि मुफ्त की चीज़ें हैं। आप ये चीज़ को समझे, अंडरस्टैंड करें। ये इन लोगों को तो शायद पेड चीज़ें मिल जाती हैं या 4 पैसे आ जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो इनको देखते हैं? देखने वालों की भी बहुत बड़ी और वहाँ गलती फिर है। आप बाद में ना इंतजामिया को रो रहे होते हैं कि जी इंतजामिया नहीं पहुंची, हमारी हेल्प नहीं कर पाई। ये शुक्र करें अब आपके भाई जो वीडियो लगा रहे हैं, जो बातें हो रही हैं कि दूसरी जिंदगी मिल गई है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। भाई पहली जिंदगी किसने खतरे में डाली? ऐसे ही आपने है। डाली है। शुक्र करें कि ये एरिया राफ्टिंग वाला था। मैंने इस एरिया को पूरा देखा हुआ है। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं, नॉर्थ हमने विजिट किया तो वहाँ पे कोई राफ्टिंग नहीं है, वहाँ पे आपको कोई बचाने वाला नहीं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से 3-4 किलोमीटर आप आगे होते तो फिर आपको यहाँ पर बचाने वाला और बिल्कुल कोई उज़ैर, नहीं सबसे मिला। बड़ी बात ये, उसके बाद यही आकर सोशल मीडिया पे माफिया तलाफियां मांग रहे होते हैं और माफिया-तलाफियां भी फिर हुकूमत वो- हमारे लिए कुछ करे। वहाँ पे मतलब वो- हुकूमत क्या करे? ट्रेंड भी बन रहे होते हैं ना, बैग है यार मोहब्बत का। मतलब मैंने ये देखा है इन इन्फ्लुएंसर्स की, ये टिकटॉकर्स की, ये क्या साइकी है। खुद ही ये सब कुछ करते हैं, खुद ही सारा तमाशा लगाते हैं, खुद ही ये मतलब वो प्लांटेड चीजें कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड चीजें कर रहे होते हैं और बाद में फिर आके इंसाफ भी मांग रहे होते हैं। और बस ये यही तलाक। हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप देखें ना, इससे पहले भी ये अपनी मूंजी लगी हुई है तो जनाब खेतों के अंदर जो है अपनी गाड़ी घुसा दी है इन्होंने। पता नहीं साबित क्या करना चाहते हैं कि जनाब खेतों में क्या खाली मसला है? ट्रैक्टर ये ही क्या- नहीं यो चुल डाला- की बात कर रहे थे ख्वाजा जैसे आसिफ साहब उनका- की बात फिर ठीक लगती है। वो जो डालों वाली है ना, कि पता नहीं जो बैठता है स्टीयरिंग पे उसके दिमाग को क्या हो जाता है। वो सोचता है कि उज़ैर, जनाब पता नहीं मैंने सहरा क्या, मैंने दरिया क्या, जनाब सारे मैंने पार कर लेने हैं और उज़ैर, मेरे सामने कुछ भी नहीं ये है। कोई चुल या कोई कीड़ा है जो तंग करता है और कोई वजह नहीं है। लेकिन ये वाकई बहुत दूसरी बड़ा, option ये ज़्यादा बहुत बेहतर है। प्रॉब्लमेटिक नहीं, ये वाकई ऑन अ सीरियस नोट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। हमारे बच्चे देख रहे हैं और हमारे बच्चे अभी वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। तो वो इस तरह के घरों में अगर स्टंट कर ले तो पेरेंट्स के लिए भी आप मुश्किल बना रहे हैं, मुआशरे के लिए भी ये सारी चीजें आप मुश्किल बना रहे हैं। आपने तो ये सब कुछ कर लिया, स्क्रिप्टेड स्टंट हर चीज, लेकिन जो आम बंदा है, देखने वाला है, उसको ये सारी चीजें समझ नहीं आती। तो अपनी जानों का ख्याल रखें। और ये फुटेज में देखें, ये मरने की हालत में पहुंच गए हैं, ये गाड़ी देखें डूबने की हालत में, और डूबने की हालत में ये सारे अफराद भी हैं। लेकिन एक टिकटॉक की वीडियो बनानी है, पता नहीं क्या मिल जाएगा फॉलोअर्स की गेम। आप दरिया का फ्लो देखें, उफ, इतना तेज है मेरे तो और हाथ पैर इतना फूल रहे हैं देखकर। तेज पानी। अच्छा, हाथ पैर फूलने भी चाहिए आपको। और ये पानी इतना ठंडा होता है कि माहिरीन बताते हैं कि आप 3-4 मिनट से ज्यादा इस पानी के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कि 3-4 मिनट जो है, और फिर उसके अंदर अगर किसी ने जिंदगी बचा ली आपकी तो बचा ली, वरना जनाब फिर आप यार, ये तो अगले ये जहान में लैंड आजकल में करेंगे। ये कुछ कोई डिवोर्स वाला मामला भी डिस्कस हो रहा है। वो भी हम अपनी टीम से कहेंगे कि कल या परसों में डिस्कस कर लें। वो जी। भी आकर फिर वही वाली बात है ना कि आकर आप अच्छा, फिर फिर माफिया Audacity तलाक। चेक करें, फिर कुरान पाक उठा लेते हैं यार। अल्लाह आप माफ किस तरह करे, के अल्लाह काम माफ कर रहे करे, हैं, ये क्या हो किस रहा है तरह का सोसाइटी आपका ज़मीर है, और कैसे आप ये गवारा कर लेते हैं कि आप ये सब कुछ कर लें और उसके बाद आप सफाइयां भी दें, दलीलें भी दें उज़ैर, ये आके, बातें और करके उससे ना भी आप व्यूज मूड जो है ना वो ऑफ ही गेन होगा, करें। मूड ऑफ ही होगा। मूड खुशगवार जो होगा ना वो एक ही चीज से होगा, वेदर से। मौसम अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, छोड़े इनका तो काम है, इन्होंने तो शायद इसको भी कोई ना कोई कैश कर लेना, पैसे कमा लेने हैं। हमारे पास वेदर आप ही दर्जा बचा है। हरारत बताएं बस। मैं दर्जा हरारत ही बताती हूँ। चलते देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। ताहम कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम गर्म और खुश्क, जबकि शाम और रात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दो में हम देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा है 20 और कम से कम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि शाम और रात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 31 और कम से कम 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है।
मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद हब्स रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 25 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि सवात की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 23 और कम से कम 16 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। ताहम आइंदा चंद 24 घंटों के दौरान बादस दोपहर दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, नौशहरा, चार सद्दा, सवाबी, बाजोड़, शांगला, बटग्राम, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, वजीरिस्तान, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ यहाँ भी वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी अजला में शदीद हब्स रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर की बात कर लेते हैं। कल रात हमने देखा भी बारिश भी हुई और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत देखें तो 36 और कम से कम 28 डिग्री रह सकता है। और गर्मी की शिद्दत में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 25 डिग्री तक जाने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 और मिनिमम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलोम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खुशाब, सरगोधा, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, ननकाना साहिब, चिन्योट, उकाड़ा, कसूर, नूरपुर थल, भक्कर और राजनपुर में कहीं कहीं आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर यहाँ भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि वस्ती अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 38 और कम से कम 20 डिग्री तक जा सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, शेरानी, कोहलू, नसीराबाद, हरनाई, सिब्बी, बारखान, डेरा बुगटी, खुजदार और गिरदो नवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में हमेशा की तरह जी बात करेंगे वादिया मेहरान यानी कि सूबे सिंध की। सूबे में यहाँ देख रहे हैं हम बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान है। शहर क़ायद कराची की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 34 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 और मिनिमम 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। तो जनाब मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत आप जान चुके हैं और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन आपके और हमारे दरमियान एक छोटी सी ब्रेक हाईलाइट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अच्छा नाज़रीन, कभी कभार चाबियां रखकर भूल जाना या किसी का नाम जहन से निकल जाना एक आम सी बात लगती है, लेकिन ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो रफ्ता रफ्ता अपने प्यारों के चेहरे और ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन यादें तक भूल जाते हैं। अल्जाइमर के मरीज़ एक ऐसी तारीख दुनिया में चले जाते हैं जहां माजी धुंधला जाता है और अब तक दुनिया भर के साइंसदान इस बीमारी की वजह दिमाग में बनने वाले मखसूस प्रोटीन्स के गुच्छों को समझते थे और इसी का जी इलाज ढूंढते रहे, लेकिन कामयाबी बहुत महदूद रही। अब जापान और अमेरिका के साइंसदानों ने एक ऐसी हैरानकुन दरियाफ्त की है जिसने तिब्बी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मशहूर मेडिकल जरीदे नेचर न्यूरो साइंस में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक हमारी याददाश्त के खोने की एक बड़ी और अब तक नज़रअंदाज की जाने वाली वजह दिमाग में डोपामाइन केमिकल की कमी है। और ये हम देख लें कितनी हमें जितनी कमी होगी उतनी प्रॉब्लम होगी। और बिल्कुल डोपामीन जिसे हम आमतौर पर फील गुड या खुशी का हार्मोन कहते हैं, अब पता चला है कि वो हमारी याददाश्त को संभालने में भी कलीदी किरदार अदा करता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम किसी तरह दिमाग में डोपामीन के इस पूरे निज़ाम को दोबारा से फाल और बहाल करने में कामयाब हो जाएं, तो अल्जाइमर के मरीजों की ज़हनी सलाहियतों और याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। अगरचे इस तरीके इलाज को मुकम्मल तौर पर मार्केट और आम मरीजों पर इसके असर को साबित करने के लिए अभी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन इस दरियाफ्त ने
करोड़ों मरीजों और उनके खानदानों के लिए उम्मीद की एक नई शमा रोशन कर दी है। ये पेशरफ्त मुस्तकबिल में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती है और बिल्कुल ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिस पर काम हो रहा है कि आप सोचिए कि जो आपके प्यारे हैं, एक ऐसा वक्त आए कि जनाब आप उनको पहचानने से ही जनाब बिल्कुल ही आप देखें कि उकता जाएं और आप हाँ आप उन्हें पहचान ही ना पाएं। तो ये एक बहुत सैड इंसिडेंट होता है। तो अब उम्मीद है कि जनाब साइंस इसका हल जो है वो तलाश कर पाएगी। और उज़ैर ये अब तो नौजवानों में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है ये बात, अल्जाइमर के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि डोपामिन को हम सोशल मीडिया से भी बहुत कनेक्ट करते हैं। रात में स्क्रॉलिंग करें, देख रहे हैं तो जी डोपामिन ऐसी है तो हम स्क्रॉल करें, लेकिन डोपामिन देखें कितनी मैटर भी करती है। अगर ये हो तो देखिए अल्जाइमर जैसी बीमारियों को चैलेंज किया जा सकता है और निपटा जा सकता है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में इस पर कितनी रिसर्च होती है, कितनी तहकीक होती है और कितना इसका अमल दखल जो है वो और बिल्कुल हम दोनों साइड से ये तकलीफ दे होता है। एक तो वो शख्स जो अल्जाइमर का शिकार है और दूसरे उनके अटेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई बहुत अच्छी यादें, मेमोरीज जो है उनके सामने रख रहे होते हैं कि जनाब हम ये हैं और हम ये करते रहे हैं, लेकिन वो टेक केयर भी बड़ी पहचान नहीं मुश्किल पा होती रहे। है। और ये लोग इसी तरह ही अगर भूल गए हैं कोई जगह कोई चीज़ रख के बाहर निकल गए खुदा ना खास्ता 100 किस्म के मतलब रिस्क होते हैं जो ये झेल रहे होते हैं। लेकिन यस वही वाली बात कि अगर ये तहकीक होती है और अगर कामयाबी मिल जाती है तो कोई इलाज तरीका इलाज अगर सॉलिड मिल जाता है और ये शेर की हद तक तो अच्छा ही लगता है कि छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, वरना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आप यादों का छीन ले आप जरा इमेजिन करके देखें तो ये बहुत ही मुश्किल है। और बात ठीक है, नौजवान भी भूल जाते हैं गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, फोन कहाँ रखा है, वॉलेट कहाँ रखा है। तो ये सारी चीजें जनाब अपनी जगह मौजूद है, लेकिन टेक इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अपडेट है जिससे आपको आगाह करना जरूरी है। वीडियो स्ट्रीमिंग जायंट यूट्यूब ने अपने शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स शॉर्ट्स के लिए कुछ बड़े स्ट्रक्चरल डिजाइन चेंजेस का ऐलान कर डाला है और मार्केट में टिकटॉक और इंस्टाग्राम की इजारादारी को चैलेंज करने के लिए यूट्यूब ने अपने यूजर इंटरफेस को पहले से बहुत ज्यादा क्लीन और फास्ट बनाने का फैसला किया है। और ये तब्दीलियां जो हैं ये सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है बल्कि बराह रास्त सारिफ के इस्तेमाल को जहन में रखते हुए डिजिटल एक्सपीरियंस को तब्दील करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या है और नाजरीन को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये दर्जा हरारत बताने वाली माँ हम बताएंगे। मैंने कहा दर्जा हरारत की तरह मेरे पास ही आ गए। अगर हम टेक्नोलॉजी के नुक्ता नज़र से देखें तो क्लियर स्क्रीन मोड जो है एक इनकलाबी कदम है जो वीडियो देखते वक्त साइड डिस्ट्रैक्शंस को जी ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा 2x प्लेबैक का जो ऑप्शन शामिल किया गया है जिसकी मदद से सारिफिन वीडियोस को दुगनी रफ्तार से देख सकेंगे। और हम तो आदी हो चुके हैं कि जल्दी जल्दी देखने के, तो ये भी बहुत अच्छा है। और डिज़ाइनिंग की बात करें तो जी हम देखते हैं कि थम्स अप हार्ट आइकन से बदल दिया गया है और वीडियो को जी म्यूट करना भी आसान बना दिया गया। अब सारिफिन स्क्रीन पर टैप करके वीडियो को रोकने के बाद नए म्यूट बटन पर टैप करके आवाज़ बंद कर सकेंगे। तो ये तमाम फीचर्स जो है मरहलावार पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि नाफिज भी हो गए हैं और लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पर उम्मीद है कि ये तब्दीलियां यूट्यूब शॉर्ट्स की एंगेजमेंट को मजीद ज़्यादा बढ़ाएंगे। और वहाँ हम टेक से ही एक और ख़बर भी है, उस पर भी हम अगर बात कर लें तो मुझे ये बताएं कि आपने व्हाट्सएप के लिए अपना रिजर्व करवा लिया नया यूज़र नेम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने ये अपडेट आ चुकी है। आप अपना व्हाट्सएप जो है उसको अपडेट करें और जनाब उस पर वो कह रहे हैं कि आप रिजर्व करवाएं अपना नाम। ये असल में इसलिए किया गया है कि आप जो आपका मोबाइल नंबर जो है वो ग्रुप में सारे लोग देख रहे होते हैं, सबके पास चला जाता है। और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है वो कोशिश करती हैं कि इस तरह से ना हो कि उनका जो मैसेज जो नंबर है वो किसी को मैसेज गया है तो जनाब वो भी वो नंबर देख लें, या ग्रुप में किसी ने शामिल कर लिया तो नंबर जो है वो प्राइवेसी आपकी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। तो इसके लिए जनाब व्हाट्सएप ने ये बड़ी मुश्किल जो है इसका हल निकाला है और कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर यूजर नेम फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान किया। और कंपनी जनाब जिस तरह गाड़ियां नहीं बुक हो रही होती इसी तरह कह रही है कि अपना नाम रिजर्व करवा ले। क्योंकि मसला वहां पता क्या आता है, वो जो आप नाम सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो पहले से बुक हो गया होता है। आपने फिर उसमें कुछ सोचना है, दिमाग लड़ाना कि मैं क्या यूनिक नाम रखूं जो किसी और ने नहीं रखा हुआ। तो जनाब ये आपका नाम जो है ये यूनिक होना चाहिए और बड़ा महफूज तरीके से आप राब्ते में भी रह सकते। क्या नाम रखेंगे अपना? मेरा बचपन का जो फेसबुक का यूजर नेम था वो था बब्बू गोशा। मैंने सोच लिया शायद देखिए मैंने आपको नहीं तो ये नाम जो है आपने किसी सीजन के लिए रखना है या ये 4th सीजन चलेगा? 4th
सीजन चलेगा बब्बू गोशा। अच्छा, ये फीचर ज़्यादा से ज़्यादा जी 35 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, जिसे आप जब चाहें बदल भी सकते हैं। यकीनन ये प्राइवेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा और इनकलाबी कदम है, और जहां दुनिया भर में हम देखें उज़ैर के 3 अरब सारिफीन इस फीचर पर खुश हैं, वहाँ लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने आपके नाम का जाली यूज़र नेम बनाकर धोखाधड़ी की तो क्या होगा। और व्हाट्सएप का कहना है कि जी हर यूज़र नेम बिल्कुल मुनफरिद होगा, और इसके अलावा सिक्योरिटी की कई जो है वो बनाई गई हैं, लेयर्स बनाई गई हैं, ताकि कोई भी अकाउंट एक हद से ज़्यादा नए लोगों को मैसेज ना कर सके, और सिस्टम मशकूक अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा, और मारूफ शख्सियात और सरकारी ओहदेदारों के नाम जो हैं वो लॉक कर दिए गए हैं ताकि कोई उनका जी गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये फीचर रवां हफ्ते से मरहलावार सबके लिए दस्तयाब हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि ये व्हाट्सएप बिजनेस पर नजर आएगा, तो बस अपने फ़ोन का जी व्हाट्सएप अपडेट करें और इस बेहतरीन फीचर का फ़ायदा भी और बिल्कुल व्हाट्सएप ने कह दिया जनाब आपने हद से ज़्यादा जो है ना वो मैसेज नहीं करने। कुछ लोग होते हैं ना कि वो कमाल करते हैं, एक मैसेज लिखते हैं और सेंड टू ऑल करते हैं, तो आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। तो व्हाट्सएप ने कहा जी अब ये ड्रामेबाजी मेरे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, आपने कम से कम करनी, कहीं और आप देख लें, कोई और प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है तो वहाँ जा सकते हैं। सोशल मीडिया की आगे बात कर लेते हैं। अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने एक नया लफ्ज बार बार सुना होगा, प्रॉफी। ठीक है, सोशल मीडिया और फिटनेस कम्युनिटी में प्रॉफी नामी मशरूब तेजी से जी बेचारों का क्या होगा जिन्होंने माचा नहीं ट्राई किया अभी तक। हम दोनों ने नहीं की वैसे। प्रॉफी दरअसल जी प्रोटीन कॉफ़ी का मुख्तसर नाम है, जो आम कॉफ़ी में हम देखते हैं प्रोटीन पाउडर डालकर जी उसे प्रोटीन शेक में भी शामिल किया गया है। तो ये तैयार की जाती है, एस्प्रेसो भी है, जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, उज़ैर ने कितनी कॉफ़ी पी रखी है देखें। इसमें अगर आप पाउडर ये डालते हैं तो वो जी आपकी प्रॉफ़ी बन जाती है। और फिटनेस से वाबस्ता अफराद, जिम जाने वालों को अगर हम देख लें और मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी रखने वाले लोग जो हैं उनमें ये बहुत मकबूल है। और दावा ये है कि ये जी मशरूब आपको फौरी हाई एनर्जी देता है, हाजमे को सुस्त करके देर तक भूख नहीं लगने देता, और वज़न घटाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। और दुनिया भर की फिटनेस कम्युनिटी इसके गुण गा रही है। हमने भी गाने शुरू कर दिए वैसे। और जनाब इसके माहिरीन तो फ़ायदे मान गए हैं, लेकिन साथ ही एक बड़े ख़तरे से भी खबरदार किया है। न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि टॉफ़ी को हरगिज़ मुकम्मल आप ब्रेकफास्ट का मुतबादिल ना समझें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर और ज़रूरी कार्ब्स तो ज़ीरो होते हैं। और सबसे बड़ी वार्निंग उन लोगों के लिए है जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला है या फिर कैफीन से वो सेंसिटिव हैं, उनके लिए ये हार्ट रेट बढ़ाने और बेख्वाबी का सबब भी बन सकती है। इसलिए अगर आप पहले ही मुतवाज़न डाइट ले रहे हैं तो ट्रेंड्स के पीछे धुंध भागने की बजाय बॉडी की नीड्स को आप अंडरस्टैंड करें, और के चक्कर में जनाब आप मत ही पड़े, वैसे आप पी लें ताकि माशरे में आपकी एक्सेप्टेंस रहे। अच्छा, हमने ना हर चीज को कोई मोल्ड करके कुछ ही बना देते, कॉफी को प्रॉफी, अब देखें ना आपके समोसे में चॉकलेट। मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ वियर्ड नहीं बनाए, जो जैसा है ना वैसे खाएं। मौका को हमने माचा बना दिया। माचा ब्रेक लेनी बनती है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में गर्मियों के दौरान बिजली की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है, जबकि बिजली के बढ़ते नर्ख और तवील लोड शेडिंग के बायस बहुत से घराने यूपीएस और सोलर एनर्जी जैसे मुतबादिल ज़राए इख्तियार करते हैं। लेकिन अलमिया है कि मार्केट रिसर्च के मुताबिक नॉन ब्रांडेड या लोकल बैटरीज जो हैं और गैर मयारी देखभाल की वजह से हर साल सारिफीन को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एक आम लेड बैटरी जो कम से कम 3 साल चलनी चाहिए वो महज 12 से 14 माह में जवाब दे जाए। बिल्कुल, और महंगाई के इस दौर में बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है और लिथियम के अलावा और कौन सी बैटरी टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है, और अवाम बैटरी ख़रीदते वक्त क्या एहतियात करें और किन बातों का ख्याल रखें, इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बैटरी एक्सपर्ट मोहम्मद याहिया साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, मार्केट में हम देखें ट्यूबलर, ड्राई और आम जो वेट बैटरियां मौजूद हैं, एक आम मिडिल क्लास घराने के लिए जिसका लोड ही 5 किलोवाट तक का है, उसके लिए कौन सी बैटरी जो है वो मुआशी तौर पर बेहतर हो सकती है? बुनियादी तौर पर जो सिस्टम है ना वो सिंगल बैटरी है, 2 बैटरी है, फिर 4 बैटरीज है, 48 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। नॉर्मली जो घरों में इस्तेमाल होना चाहिए वो 48 वोल्ट सबसे बेहतर सिस्टम है, जो आपको सपोर्ट भी देता है और आपका मुकम्मल सिस्टम भी बेहतरीन रहता है जी। तो उसमें जो पहले इस्तेमाल होती थी वो मतलब जितनी बैटरियों की किस्में हैं, एक तो ये है कि
लेड एसिड बैटरी है, फिर दूसरी लिथियम बैटरी है, फिर तीसरी कैपेसिटर बैटरी भी आई थी लेकिन मार्केट से गायब हो गई, फिर चौथी सही। इस वाली बैटरी थी इस वाली सोडियम बैटरी, वो अभी तक मार्केट में उस तरह नहीं आई। तो नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं तो 6 किलोवाट को कंसीडर करते हैं, तो 6 किलोवाट के लिए 48 वोल्ट बैटरी बहुत अच्छी है। पहले जो लिथियम बैटरी थी उसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे, तो अब जो लिथियम बैटरी के रेट है वो तकरीबन 4 बैटरी की कीमत 2 लाख रुपए हो जाती है। तो अगर आप देखें तो फी बैटरी जो है वो आपको पड़ती है तकरीबन 50,000 रुपए में, और अगर आप ट्यूबुलर बैटरियाँ लेते हैं तो वो तकरीबन 60,000 रुपए में एक बैटरी पड़ती है, तो 4 बैटरी वो 2,40,000 में पड़ जाती हैं, जबकि उनकी लाइफ मैक्सिमम 4 से 5 साल होती है। और लिथियम बैटरी की लाइफ जो है ना वो तकरीबन 7-8 साल भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि इस वाली बैटरी जो है ना लिथियम बैटरी बेहतरीन है इस वक्त मार्केट में। लिथियम बैटरी बेहतरीन है, चलें ये तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, लेकिन सर हासिल कहाँ से करनी है? अब कुछ यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं और कुछ यूज्ड में भी आ जाती हैं, तो कहा जाता है कि जनाब जिन्हें अमूमन हम कहते हैं ये काबली हैं, ये बहुत बेहतरीन है, ये जो यहाँ पे बन रही है उनसे तो बहुत अच्छी हैं, तो किस तरह से सर हम जो रीयूज्ड होती हैं उनको देख सकते हैं कि जनाब ये बेहतर हैं, किस तरह उन्हें चेक किया जा सकता है? बैटरियाँ जो है ना वो मार्केट में मौजूद जो भी आपकी यहाँ पे सोलर कंपनियाँ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जी। तो लोग इसको देखते हैं कि जो जिसके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो उसको प्रेफर करती हैं। हालांकि ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी मार्केट में उनका रिपेयर सेंटर कहाँ पे है, किस वक्त हम उनसे चेंज कर सकते हैं या उनसे हम उनको दे सकते हैं और रिप्लेस करा सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये कि जो पाकिस्तान की ब्रांडेड कंपनी है उनसे लिया जाए। लोकल लोग जो हैं वो सेल ले लेते हैं मार्केट से सस्ते, फिर उनको असम्बल करते हैं, फिर आपको उस वक्त तो दावे करते हैं कि ये जी 6 साल चलेगी, 8-10 साल चलेगी, लेकिन वो चलते हैं के बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर वो आपको ये नहीं देते, फिर वो आप पे ही ब्लेम डाल देते हैं कि आपने इसको सही यूज नहीं किया या आपने किसको ऐसी जगह लगाया जहां हवा का गुजर नहीं था, गर्म होके खराब, इस तरह के बहाने जो हैं वो चलाए जाते हैं। हाँ चलाए जाते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी में ऐसा कोई तस्वर नहीं है। लिथियम में ऐसा कोई तस्वर नहीं है। अच्छा, पानी वाली बैटरी की अगर हम बात करें, पानी तब्दील करने का मामला सबसे ज्यादा नाजुक होता है। आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि जी जब बैटरी खुश्क होने लगती है तब पानी डालो। असल साइंसी तरीका क्या है और पानी कब डालना चाहिए? और यूपीएस या सोलर की किट के हवाले से जी कट ऑफ की पानी का तस्वर है ना जी जी जी, जितनी भी बैटरी यहाँ पे आपको आप वसूल करते हैं ना, मुख्तलिफ जो यहाँ पे डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर वो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और 1300 डिग्री स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आपको बना कर दे देते हैं, जबकि असूलन ये होना चाहिए कि डिस्टिल वाटर में तेज़ाब डालना चाहिए। तो डिस्टिल वाटर में तेज़ाब कोई भी नहीं डालता, तो इनिशियली बैटरी उस वक्त ख़राब हो जाती क्योंकि सादा पानी में सल्फेट्स होते हैं, तो वही सल्फेट आपकी बैटरी पे जम जाते हैं, प्लेटों की तह फ्रंट पे जम जाते हैं और फिर वो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है पहले दिन से। तो असूलन जैसे ये ट्यूबुलर बैटरी ये कंपनियां जो देती हैं वो पहले से उसमें तेज़ाब पड़ा होता है, तो इसलिए उनकी लाइफ भी ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बैटरी वाले से ये क्वेश्चन कर जी सर, ये भी कहा जाता है कि आप एसी का जो पानी है तो, वो भी एक तरह का डिस्टिल्ड वाटर ही है, आप वो यूज कर लें। यस मैं बताता हूँ, यस मैं बताता हूँ। जब बैटरी आप दुकानदार से लें तो उनसे कहें कि इसका जो तेज़ाब है मेरे सामने बनाए और डिस्टिल वाटर में बनाएं। सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप घरों में ले आएँ तो उसका सिर्फ उसमें कोई तेज़ाब नहीं डालना, कोई ये पीले नीले रंग वाली चीज़ें नहीं डालनी, आपने सीधा डिस्टिल वाटर डालना है। और डिस्टिल वाटर आपके एयर कंडीशन से जो पानी आता है उसको आप जमा करें और उसमें डस्ट ना जाए, तो वो बेहतरीन है। सही जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं मार्केट में आजकल सोडियम बैटरी की भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो ये क्या लिथियम फॉस्फेट से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है और आप नई बैटरी खरीदने वालों को क्या मशवरा देंगे? अच्छा, वो एक बात पिछली इसमें रह गई ना, वो ये है कि आपने ये भी कहा था कि इसका लेवल किस तरह होना चाहिए। जी। तो ये जो आपकी प्लेटें हैं ये नजर नहीं आनी चाहिए। आपका जब पानी लेवल करें तो उसमें प्लेट नजर नहीं आनी। अगर ज्यादा पानी डाल दे तब भी बैटरी खराब हो जाती है, तो उसकी ग्रेविटी जो है ना वो 1300 के और 1200 के बीच में रहनी चाहिए। ये बात पिछली खत्म हो गई। सही। तो अब जो आप कह रहे हैं कि जो सोडियम बैटरी है, सोडियम बैटरी की मार्केट में जो इस वक्त वैल्यू है वो सिर्फ 1% से भी कम है।
जो लिथियम बैटरी है वो 50% से प्लस में है। अच्छा, जो लिथियम बैटरी है उसमें उसकी साइकिल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम बैटरी। ये जो है ना, इसकी जो वैल्यू है ना वो है सोडियम बैटरी की लाइफ साइकिल है सोडियम बैटरी के 4000 से 10,000, जबकि सॉरी लिथियम बैटरी के, और सोडियम बैटरी के हैं 3000 से 6000। तो इसमें इतना फर्क है। यानी तो आप अभी भी इसके याया अलावा साहब यही कहते हैं कि जो लिथियम बैटरी है वो फास्फेट या फास्फोरस जो भी मार्केट में चल रही फास्फेट, उससे बेहतर लिथियम बैटरी है जी। और ये भी हमें लास्टली ये बता दें कि जब लिथियम आपकी बैटरी सबसे बेस्ट है। जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है पानी वाली, तो आप लेकर जाते हैं मैकेनिक के पास या आप किसी दुकान पर जाते हैं, तो वो कहता है कि आपकी पूरी बैटरी खराब नहीं है, 1-2 सेल आपके जो है वो वीक हैं, ये खराब है, उसको चेंज करवा ले। तो क्या इसे रिपेयर करवाना चाहिए या फिर आपको नई ही खरीदनी चाहिए इस सूरत में भी? नहीं, अगर रिपेयर हो सकती तो रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक सेल खराब होता है बाज़ औक़ात, तो वो उसमें नए प्लेटें डाल देते हैं, प्लेटें वही रहती हैं, पॉजिटिव प्लेटें नहीं डाल देते, नेगेटिव कर लेते हैं। तो रिपेयर अगर हो सके तो रिपेयर करवा लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जी वाकई ये जो लिथियम बैटरी है उसने नतीजा निकल आया कि लिथियम बैटरी बाजी मार गई है। तो सोडियम की तरफ ना जाएं, आप लिथियम ही खरीदें और अच्छे और प्राइस बैटरी का इंतखाब बड़ा अहम है। माहम, आप खास तौर पे एक बात शायद रह गई, गाड़ियों के हवाले से भी अगर आप देखें तो अगर जो आपको कंपनी ने बताया, जो कंपनी आपको रेकमेंड कर रही है, आप उससे कम स्टैंडर्ड की बैटरी अगर यूज कर रहे हैं कि काम चल जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे, तो वो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी पे भी फर्क डाल सकती है। तो गाड़ियों में भी आप वही बैटरी इस्तेमाल करें जो कंपनी रेकमेंड करती है। इवन बच्चों के टॉयज आप लेते हैं ना, और उन्होंने स्पेसिफिक एक लिखा होता है ये बैटरी का इस्तेमाल करें, तो वो टॉय भी आपका खराब हो सकता है। तो सही बैटरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट्स पर नज़र डाली जाए तो हम देखते हैं कि तकरीबन वर्ल्ड वाइड तकरीबन 10 से 14% बच्चे और नौमर अफराद किसी न किसी नफ्सियाती और रवैये के आर से यानी बिहेवियरल डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर तेज़ी से उभरता हुआ मसला है। और पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन बच्चों के शदीद जारहाना रवैये, झूठ बोलने या चोरी करने की आदत को महज बदतमीज़ी या बिगड़ जाना समझकर मारपीट और सख्ती करते हैं। लेकिन डेटा ये बताता है कि सजाएं इस नफ्सियाती उलझन को मजीद 30% तक बिगाड़ देती है। बिल्कुल। और इसका असल जो हल है वो मारपीट नहीं है, बल्कि दुरुस्त तिब्बी तशखीस है। जब रवैया तशद्दुद की हद तक बढ़ जाए तो ये शरारत नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है कि बच्चे को जी काउंसलिंग की और दुरुस्त रहनुमाई की ज़रूरत है। और इसी इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर उसामा, क्लिनिकल डेटा के मुताबिक बचपन में उभरने वाले रवैये के जो मसाइल अगर हल ना हो तो आगे चलकर 30% से ज़ायद जो केसेस हैं वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाते हैं। एक आम ज़िद्दी बच्चे और कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार बच्चे के रवैये में वो क्या वाज़ेह फ़र्क होता है जिस पर वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए? जी थैंक यू सो मच। ये बहुत अहम मौजू है आज, क्योंकि जो आपने एक लफ्ज़ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जिक्र किया ना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है एक प्रॉपर क्रिमिनल बिहेवियर। तो 50% बच्चे तकरीबन जिन्हें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, अगर उनका इलाज ना हो तो वो बड़े होके क्रिमिनल बिहेवियर में लैंड करते हैं। तो आपने बचपन में ये देखना है कि कुछ बच्चे हैं वो नॉर्मल जिद करते हैं, उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो टेंट्रम्स का इजहार करते हैं, फिर वो बेहतर भी हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इनको सोशल नॉर्म्स के हर चीज़ अगेंस्ट करनी है। टीचर ने कहा बैठ जाओ, ये खड़े हो जाएंगे, उसने कहा खड़े हो जाओ, ये बैठ जाएंगे। फिर एक प्रॉपर सेट ऑफ सिम्टम्स है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये ऐसा नहीं है कि हर एग्रेसिव बच्चे को आप कहें कंडक्ट डिसऑर्डर है। एक प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसके सिम्टम्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं आज। बिल्कुल उसामा साहब, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कंडक्ट के हवाले से बच्चों के, तो आपने कहा कि जिस चीज़ से मना किया जाए वो बच्चे लाजमी करते हैं और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, और फिर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि शायद पता नहीं ये किसी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं। नहीं देखिए, उसमें मैंने कहा ना कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं कि आपके जो नॉर्मल बच्चा है उसको आप कहेंगे कि जानवर को नहीं मारना, तो वो आपकी गली में गुजरने वाली बिल्ली को पकड़ के ज़िबा नहीं करेगा, वो किचन में जाके आग नहीं लगाएगा, वो हर रोज आपके पेरेंट्स के पैसे नहीं उठाएगा, वो छुरी लेके स्कूल में। मेरे पास एक बच्चा आया लास्ट वीक कश्मीर से, उसने अपनी उस्तानी के बाल नोचे खींचे और उसका सर दीवार पे मारा।
ठीक है। ओके, और जब उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा जी आप पढ़ते क्यों नहीं, क्या करना है, कहता है जी मैं बड़ा होकर चर्च पीऊंगा और ट्रक ड्राइवर बनूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी ठीक कि है, इस सो हद अब तक आप एक्सट्रीम देखें हो जाता है। कि वो हाँ, फिर ठीक है, तो इसमें फिर स्टीलिंग आ जाती है, बच्चे चोरियां करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे हमसायों के बच्चों को मारते हैं, स्कूल में बच्चों को मारते हैं, खून निकालते हैं, जानवरों को मारते हैं। सही। एक बड़ा क्लासिकल ट्रायड है कि अगर एक बच्चे में 3 चीजें हैं तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है ठीक। कि अच्छा। थोड़ा सा बड़ा होके भी वो रात को बिस्तर पे पेशाब करता है, वो आग लगाता है और वो जानवरों को मारता है। तो अगर एक बच्चे में ये 3 चीजें हैं तो कंडक्ट डिसऑर्डर होने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर सामा, ये भी बताइएगा कि कितनी उम्र के बच्चे के हवाले से हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये अब जो इस तरह की अगर चीज़ें कर रहा है तो इसके कंडक्ट में कुछ तब्दीली आ रही है? देखें, एज अर्ली एज 4 और 6, तो 4 से 6 साल के बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चे तक अगर आपको ये अलामात मिलती हैं, जिसमें यही मैंने जो सारी जिक्र की, एग्रेशन है, लाइंग है, स्टीलिंग है, फायर सेटिंग है, डिस्ट्रक्शन है, पढ़ाई ना करना है, एक डॉन वाला बिहेवियर है, और ये उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इफेक्ट कर रहा है कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा, स्कूल से उसको बार बार निकाला जा रहा है, मोहल्ले वालों ने उसका ग्राउंड में दाखिला बैन किया हुआ है, कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स ने कहा हुआ है कि हमारे घर आते हो तो इसको लेकर ना आया करो। तो एक क्लियर डिक्लाइन है सोशल और स्टडी की उसकी लाइफ में, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर है। अच्छा डॉक्टर उसामा, ये भी बताइएगा कि जो बच्चे पुरतशद्दुद रवैयों में, घरानों में, ख़ानदान में परवान चढ़ते हैं, क्या वो ज़्यादा शिकार होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर का? जी देखिए, अब आप आ गए हैं कि इटियोलॉजी क्या है, कि ये क्यों होता है। तो एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि जेनेटिक होता है कि बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके बच्चे भी कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। फिर दिमाग के केमिकल इम्बैलेंसेस में भी होता है, दिमाग में एग्रेशन वाला हिस्सा बड़ा होता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि बच्चों में एम्पैथी नहीं होती, बच्चे बिल्कुल केयरलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं। फिर सोशल फैक्टर कि अच्छी पेरेंटिंग नहीं है, पेरेंटिंग बहुत सख्त है, माँ बाप एक दूसरे को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, घर में ड्रग्स चल रही हैं, सिगरेट्स चल रही हैं, टीवी पे वायलेंट वीडियो गेम्स देखी जाती हैं, वायलेंट मूवीज़ देखी जाती हैं, हर वक्त लड़ाई मार कुटाई का एक चल रहा है, माँ बाप कभी एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे की फिजिकल अब्यूज़ है, बच्चे का निगलेक्ट है, सेक्सुअल अब्यूज़ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोन करते हैं बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ। अच्छा डॉक्टर सामा, देखते हैं हम बचपन से ही कि अगर लड़की है तो उसको डॉल या टॉय में भी हम डॉल लेकर देते हैं, या अगर लड़का है तो गन्स या कार, वो गन के लिए एक्साइटमेंट भी लड़कों की बहुत ज़्यादा होती है, और वो फिर गन के टॉय से फिर शुरू होते हैं, फिर गेम्स भी ऐसी जिसमें ठू ठू ठा ठा डिश 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 इस तरह की गेम्स खेलना और देखना, और वीडियोस या कार्टून्स भी देखना, ये कितना इफेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे को? देखिए, एक होता है ना, एक हमने कहा जीन्स है और एक है लर्नड बिहेवियर, जो वो देख रहे हैं। जो मर्दों में या मेल बच्चों में टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन है, उसके साथ वैसे भी एग्रेशन एसोसिएटेड है। अब आप ये देखें कि मैं जितने बच्चे बच्चियां देखता हूँ ना 14 से 18 साल के, जिनके अंदर एग्रेशन होती है या सेल्फ हार्म होता है, उनमें से 90% के पेरेंट्स बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, वो अलग भी नहीं होते, वो डिवोर्स भी नहीं लेते, लेकिन एक घर में रह के हर वक्त लड़ाई झगड़ा मारपीट रखते हैं। तो बच्चे उसी बिहेवियर के साथ ग्रो करते हैं, और उनके लिए भी अपनी बेचैनी कम करने का एक ही तरीका होता है मारपीट, लड़ाई झगड़ा। वो शुरू में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है या बीमारी होती है, फिर वो उनकी जात का हिस्सा बन जाता है और वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लगे हाथ वालिदैन की भी बात कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे बड़े ओबीडियंट हों, वो घर में आएँ तो जनाब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। अब वो वालिदैन किस डिसऑर्डर का शिकार हैं और उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अगेन हम वालदैन के एंड से देखें कि वालदैन बहुत ओवरवर्कड हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। जब वो घर आते हैं वो बहुत थके होते हैं, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी काट खाने को दौड़ते हैं, बच्चों को भी काट खाने को दौड़ते हैं। तो ये याद रखें कि एक नाइस बैलेंस स्ट्राइक करना है। अगर आप बच्चे को एग्रेशन देंगे तो जवाब में एग्रेशन आएगी, चाहे वो वर्बल है या फिजिकल है। आप आज उसको गालियां निकालेंगे, 2 साल बाद वो निकालेगा। आज आप उसको कुट लगाएंगे, 2 साल बाद वो जवाबी फायर करेगा। तो ये जो कल्चर है ना घरों में मारपीट का, हम कई ऐसे डिसफंक्शनल हाउस होल्ड देखते हैं जो सब एक दूसरे को मार रहे हैं, बाप माँ को मार रहा है, माँ बड़े बच्चे को मार रही है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार रहा है। एक तशद्दुद पुरतशद्दुद घराना है। तो ये बहुत सारे घराने ऐसे हैं।
सही, एक पुरतशद्दुद घराने में अगर बच्चा इस तरह से चीज़ें देखेगा तो वो फिर यही सीखेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा आपके वक्त का, और वाकई जी हमें ये गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और अपने घर में भी ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि बच्चे पर जी इस तरह का कोई इफेक्ट ना आए, इस तरह की गालम गलोच या लड़ाई झगड़ा क्योंकि जो या भी कर रहे तशद्दुद हैं वाली बच्चा चीज़ें जो है ना वो उसको जमा कर रहा है, और जमा जब कर रहा वो है, इस जी। उम्र में पहुंचेगा तो जनाब वो भी इसी तरह का जो रद्द अमल है वो देगा। तो बिल्कुल इसमें पेरेंटिंग की भी बहुत हद तक जो है हम देखते हैं कि ज़रूरत है कि वालिदैन को भी इस हवाले से बहुत मोहतात और रवैया अगर इख्तियार इन करना केस चाहिए। बायोलॉजिकली इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो वो फिर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। आप अगर इस तरह के साइंस देखते हैं तो अपने बच्चे को ज़रूर लेकर जाएं डॉक्टर के पास और उसका इलाज करवाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि बरसात का महीना है, मॉनसून चल रहा है, और जी। जनाब बाहर से अगर आपने कुछ खा लिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, Problematic क्योंकि हो सकता सफाई है। सुथराई का और ख्याल नहीं weather रखते। और demand आप ये भी कह भी कर रहे रहा थे है। कि अगर बाहर से नहीं खाना तो फिर क्या बनाएं। क्या बनाएं, और वेदर डिमांड भी करे कि बड़े हेल्दी और मज़ेदार से स्नैक्स होने चाहिए, कुछ मज़े सा दार सा बनाकर खाना भी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास वन एंड ओनली एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा शेफ़ है, उसके पास चलते हैं। सब जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। हमजा जी हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं, तो देखते हैं वो क्या बना वेलकम रहे हमजा। हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अच्छा हमजा, ये बड़ी खुश रंग चीजें पड़ी हुई हैं, हमें जी। बताएं कहाँ से शुरू करना है, क्या बनाना है आज हमें? अच्छा, आज हम सबसे पहले एक बहुत अच्छी सैलेड बनाएंगे, अच्छा जो है हमारी पीच मिंट एंड ग्रिल्ड जुकीनी सैलेड वाह। इन स्वीट एंड स्पाइसी ग्लेज। ठीक है, ठीक है, बहुत मजेदार। और साथ दूसरे हम बनाएंगे हमारे क्रूसॉन। क्रूसॉन को हम फिलिंग करेंगे हवाईयन चिकन, उसकी फिलिंग बनाएंगे, पाइनएप्पल, चिकन, वॉलनट्स, टमेटोज, क्यूकम्बर, yummy। मायो। तो शुरू करें? इतनी मज़ेदार बातें हो रही इतनी हैं जगह है कि उसमें। हम ना करीब ही आ जाते हैं। आजे आजे प्लीज, ये ट्रे भी हम आपने मुझे देनी है। देनी है, बस ठीक ये, है। हाँ, जब आप कहेंगे ये हम अच्छा। आपकी हेल्प के लिए ही मौजूद हैं। देखिए हम शुरू करेंगे साफ सुथरे हाथों के साथ। ठीक है, ठीक है, साफ सुथरे हाथों के साथ। उसे कहते हैं उफ। साफ सुथरी नीयत के साथ। साफ सुथरे हाथों के साथ हम शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह। हमने जो बेड है ना अपनी सैलेड का, वो बनाना है सैलेड लीव्स के साथ। सही है ना? ये देखिए मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। आप हमेशा कोशिश करें कि आप सलाद के पत्तों को काटें ना, आप टीयर करें। ठीक ठीक है। है, ये देखें, ओके, ये ऐसे। जबरदस्त। ये देखें अच्छे से धुले हुए। अच्छा, और हमेशा सलाद के पत्ते और ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपने कच्ची खानी है उनको आप ठंडे साफ फिल्टर्ड वाटर में धोएं। उनको गर्म पानी में धोएंगे तो वो बैठ बैठ जाएंगे, जाएंगे। मुरझा जाएंगे। ये भी बड़ी ठीक, ट्रिक की हाँ बात जी। बताई ट्रिक है की बात। ये देखें, और ये ग्रीन्स हमें खानी चाहिए, ये हमारे गट को क्लींस करते हुए जाती हैं। अब इसी के साथ महाम प्लीज काइंडली आपने मुझे वो देनी है ट्रे। देखिए आज मैंने ट्विनिंग की है हर चीज के साथ। हाँ बिल्कुल, आज आप लोगों ने कहा ये ही नहीं। सारे रंग, हाँ बिल्कुल, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज। हमजा जरा एक सेकंड मुझे ये आप दिखाइएगा, ये इससे तो मेरा ख्याल है वो सिंगिंग का भी बिल्कुल हो वाकई। सकती है जी, हो सकती है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटोज। अब ये जो सैलेड है ना, इसको हमने लेयर करना है। सही है, अच्छा। ताकि जब जो खाए वो अपनी मर्जी से बीच में से चीजें खा भी पिक सकते कर हैं। सके। सही 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 ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त। आज हमारा ना किचन और ये जो ऐसा सेगमेंट है ना, कलरफुल सा लग रहा है ना बड़ा माम, जबरदस्त क्या लग बात रहा है। ये देखिए। जैसे ही उज़ैर बारिश आप। हुई है, जबरदस्त मौसम हुआ वैसे है, तो हमें- और वैसे ही चेंज हो गया वैसे सब। मौसम तो माम पकौड़ों वाला है, पर हमने कहा क्योंकि हमने हेल्दी बताना है, हेल्दी से खाना है, तो हम हेल्दी करेंगे। हमजा, सेहत आप- पे कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं है। हेल्दी पकौड़ा भी बना लेंगे, मुझे आपसे इस बारे में भी वैसे उम्मीद बन जाते हैं, बड़े तरीके हैं वैसे। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह कभी जरूर, ये भी। करेंगे। ये देखें, अभी हमने सिंपल अनियंस डाले हैं। ठीक हो सही गया, है। अब सही, इसके जबरदस्त। साथ ही हमारे इसमें चले जाएंगे क्यूकम्बर्स। ठीक है, ओके। और हमने इसको लेयर करना है। हम इसको बाद में मिक्स नहीं करेंगे। ये जब सर्व होएगी तो जिसका जो दिल करेगा वहां अच्छा, से। कटिंग भी आर्ट है, इतनी खूबसूरती से काटे अब हुए चेरी हैं ऑन द टॉप जी मिंट। अच्छा, मिंट एंड पे जाएगा, थोड़ा सा हम अभी लेयर करते हैं। ठीक है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा मिंट देखे ना कितना सूदिंग है, रिफ्रेशिंग है। Refreshing और है। मौसम देखें, बेशक बारिश हुई है आज, मौसम थोड़ा प्लेजेंट है, बट Aroma फिर ही और है भी mint का। इवेंचुअली ये हमारी नीड है, हमें फिर चाहिए बिल्कुल होगी। बिल्कुल ठीक ठीक है। है? मैंने कहा जितना आपने मिंट लगाया है, मिंट ये आप देखें, माम से जितना काम करवाएं उतना अच्छा है, क्योंकि उसको ज्यादा भूख लगी। ये देखें, अब ये हमारे फ्रेश पीचेस, yummy। बिल्कुल नेक्टरीन्स पीचेस जो ऑन हैंड हो वो वाह। आपने ले लेने। ये देखें माशाल्लाह, अब जबरदस्त। मेरे ना मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ये देखें,
मैं ये आप देखिए अच्छा, एक्सपेरिमेंट पहले भी आप गट हेल्थ की बात कर रहे थे जब हम ग्रीन्स ऐड कर रहे थे, ये तो और आपकी गट हेल्थ को बेहतरीन कर देंगे पीचेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पीचेस आर एक्सीलेंट टू डिटॉक्स योर लिवर। फैटी लिवर के पेशेंट्स इसको जरूर अच्छा। इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी। और हाँ। ये अच्छा अब जा रहा है, अब पिकल्ड अनियन जा रहा ओके है। पिकल्ड अनियन ओके। ये इसके अंदर आपने जो पिकल्ड अनियन है ना, आपने सिरका लेना है, प्याज लेना है, थोड़ा सा नमक, चीनी और आपका पिकल्ड अनियन यम्मी रेडी ये है। बहुत ही सा डिलीशियस बन लग रहा है। जाएगा। और देखें पिकल अनियन जो होंगे और खट्टा मीठा टेस्ट भी होगा हाँ शायद बीच में। एग्जैक्टली, जबरदस्त शार्पनेस आएगी ना उससे। ये देखें। और अब इसके हमारे चंद आखिरी इंग्रेडिएंट्स जो हैं रेजन्स। रेजन्स बहुत जरूरी, ठीक है। रेजन्स को आपने वॉश करके फिर आपने ठीक इनको, है। ये देखें, ये इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना हमने इसको। ये स्वीटनेस भी देंगे। देखें ये पूरा बॉल शायद मैं खा जाऊंगी Walnut जिस तरह से मेरे और ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। और हर walnuts ऐसा बिल्कुल। अच्छा, वॉलनट, आलमंड, पीनट्स जो ऑन हैंड आप अफोर्ड कर रहे हैं, आपके पास है, ओके, वो आप ऑप्शंस भी आ गई हैं। देखें जी, आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं, आप जो भी अपने जरूरत आप के यही मुताबिक। सैलेड सेम मैंगो के साथ भी बना सकते हैं। हमजा ये तो प्रॉपर एक मील बन बिल्कुल, गया आपका, exactly। है ना। मतलब इसके बाद आपको कुछ खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होएगी। ये देखें। और अब कुछ Carrots। प्रेजेंटेशन भी इसकी और बेहतर होगी। हाँ, थोड़ी सी, नॉट मच, a little bit of carrots just for the Oh, color। wow। ओह जबरदस्त। ठीक है, just for the color। ये चाइनीज कैरेट्स हैं। और द मेन इंग्रेडिएंट ग्रिल्ड जुकीनी। जुकीनी वैसे बड़ा ऐसे लगता है जुकीनी, ये माड़ू कद्दू है। माड़ू कद्दू। ठीक है ना। माड़ू कद्दू है ये, जुकीनी बना के ना बस बच्चों को इम्प्रेस किया कि खा ले किसी तरह। बिल्कुल, ये देखें। रमजा इसमें ऐड क्या किया अच्छा, आपने? सॉल्ट, लेमन, ब्लैक पेपर, ओके। हाँ, और थोड़ी सी वुस्टरशायर सॉस अगर है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट लेट इट बी। अच्छा, आपने उज़ैर मुझे थोड़ा सा बताने, हमारे पास अभी कितना टाइम है सैलेड के, हम कितना दे सकते हैं? हमारे पास अभी टाइम है, है, टाइम आप है बनाएं, हमारे पास। इजी इजी ओके। टाइम है। हम नहीं खाना। ये देखें, ये इतनी जुकीनी बहुत है, खाते काफी हैं है। आप लोग? बहुत है। हाँ, नहीं ये जुकीनी समझ के शायद खा लें, अगर कद्दू याद आया तो उतार देंगे साइड में रख देंगे। ये सही है। नाम ना बताते तो उसने सारा खा लेना था। ये सही हो गया। अच्छा जी, ये आ गया इधर। सही। और अब हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ओह, यम्मी। अच्छा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई मैं चीजें कम कर सकती हूँ तो मैं हाँ, हम dressing उसको के- दूसरी टेबल पे भी ठीक ये शिफ्ट कर देखें, सकते हैं। ये मुझे वो मिंट चाहिए, ठीक है। मिंट चाहिए। मिंट लगाएं हम। मिनट आया सेकंड में। मिंट लगाएं। ठीक। अच्छा जी। अच्छा, क्योंकि इट्स स्वीट एंड स्पाइसी, तो हम अब इसकी ड्रेसिंग के लिए लेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज। ठीक है। अंदर से Okay। बीज निकाले हुए हैं ताकि हीट एक हद से ज्यादा ना हो। ठीक है। ठीक है। ये मिंट हम डाल देते हैं ताकि माहम को ना बार बार ना ये लाना पड़े। ये देखें, कोई बात नहीं। ये देखें वहाँ ये है। ओके डन। अभी मेरे ख्याल से इसके लिए भी लाना पड़ेगा। ये हम दूसरे सैंडविच के लिए लाएंगे Oh, ना। yummy। अच्छा, अब इसमें जाएगी शुगर और आप हनी भी ले सकते हैं। ठीक है। Okay। अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, क्योंकि इट इज स्वीट एंड स्पाइसी। तो चिली फ्लेक्स तकरीबन flakes। जितना आप इसको स्पाइसी करना चाह रहे ठीक है। हैं। पीचेस जो है ना, आड़ू, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है, खट्टा मीठा फल है, वो स्पाइस अप होके भी बहुत अच्छा लगता है। जी। हाँ, ओके। लेमन जूस और विनेगर, कोई भी विनेगर ले लें आप। ठीक है। ठीक है। अच्छा। थोड़ा अच्छा, सा, ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी बहुत है। अच्छा। जो बच्चे नहीं देखिए, खाते अब बैल्सामिक vegetables। विनेगर हम डाल रहे हैं, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो लेट इट बी। ठीक है। ठीक है। ओके। और सबसे जरूरी ऑलिव ऑयल। अच्छा, Olive oil, double O। सबसे, हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। ऑलिव ऑयल भी ऐड हो गया इसमें। सॉल्ट डाला था हमने? सॉल्ट डाला है? नहीं, नहीं? salt हमने नहीं शुगर डाला। ऐड हमने किया। शुगर ऐड हाँ, salt देखिए, मुझे डाला। याद है, मैं देख रहा हूँ। वाह उज़ैर वाह। घर फूड जाके इंस्पेक्टर बनाना होना भी चाहिए है। साथ। बस जी, फिर तो आप खतरनाक है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, ये ये ड्रेसिंग, पिंक सॉल्ट है हमजा? हाँ जी, पिंक सॉल्ट है। मैं, हमारा तो पक्का है ही भाई, हम करना ही पिंक सॉल्ट यूज है। ठीक है। जब एक इतनी अच्छी चीज अवेलेबल है तो फिर Available हम है, yes। क्यों दूसरी आयोडीन की चीजें- तरफ जाए? हाँ, क्या ये देखें, ये आपकी ड्रेसिंग। Toothpaste में अच्छा, नमक है। अब आपके पास, आपके घर पे दावत है, आपने इस तरह इसको करके क्लिंग करके रख लेना है। सही। बिल्कुल सर्व करने से पहले आपने ड्रेसिंग डालनी है। ओके ओके। अगर आप पहले नमक और ये सारी चीजें डाल देंगे तो ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नमक पानी छोड़ देंगे। ठीक 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 पानी ठीक, छोड़। सही सही सही। अच्छा, सोया सॉस का ज्यादा इस्तेमाल है इसमें। विनेगर, विनेगर सॉरी। विनेगर का। ये देखें, क्योंकि हमने अभी फौरन इसको चट कर जाना है। तो ये देखें,
ऑलिव ऑयल इसको शाइनी रखेगा। ठीक है, घना रखेगा, लंबा रखेगा, शाइनी सही है, रखेगा, सही है। शाइनी। यम्मी। अच्छा, ये बहुत बहुत ये ज्यादा देखें। डिलीशियस लग रहा है और मेरे में तो सब्र नहीं हो रहा। सबर आप देखें हमजा का स्टाइल देखें, स्टाइल, देखें कोई yes. कोना बच ना जाए। हाँ बिल्कुल, सारी ड्रेसिंग इवनली जानी चाहिए ना, बिल्कुल क्योंकि ठीक हमने इसको फ्रूट सैलेड की तरह भी मिक्स नहीं करना। ठीक है। ये स्कूप आउट होएगी ठीक डिश में ठीक से। ठीक, ओके, सही ओके, सही ये सही सही सही। जबरदस्त। और ये प्रेजेंटेशन पर भी देखें, हमजा का बड़ा फोकस होता है इतनी झटपट में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। ये हमारी दिस इज द आर्ट। जबरदस्त किस्म की हमारी सैलेड रेडी है। ओके, ये अब सैलेड टेबल पे रेडी जा हो गई। सकती है और हम देखें, अपने आप croissant- मुझे देखें और फिर ये डिश देखें। अच्छा वैसे वाकई बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ, आज ट्रेनिंग है इस डिश के साथ मेरी, तो ये बिल्कुल। मेरी ही है। मिल रहा अब है, आपने मिल ये रहा है। पूरी खत्म कर रही हैं वहां। अच्छा, वैसे क्या मिलेगा? चैलेंज। अच्छा अब हम आ रहे हैं अपने क्रोसॉन। आप अगर क्रोसॉन नहीं अवेलेबल, आप बांस ले लें, आप ब्रेड को काट लें, किसी भी तरह आप ये फिलिंग ठीक है। बना सकते हैं। आप इस टाइम सिर्फ इस फिलिंग पे गौर करें। सही। बचे हुए वॉलनट्स, ओके, रेजन्स, रेजन्स, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, ओके। ये हम इधर रखेंगे। ठीक है। इसमें जाएगा क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। अच्छा क्यूकम्बर जब आपने डालना है तो आपने बीज निकाल लेने हैं, नहीं तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो वाटरी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। देन कैरेट्स, अगर सीजन है तो रेड, नहीं तो ऑरेंज कैरेट्स आर आल्सो इक्वली गुड। सही सही। अच्छा अब हमने इसको ओवर सीजन नहीं करना। ठीक है। ठीक है, ये गया हमारा सिराचा सॉस। सिराचा एक फर्मेंटेड चिली सॉस है। ठीक है। अगर है ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल चिली सॉस Normal भी chili sauce भी। दौड़ेगी। ठीक है। दौड़ेगी। ठीक है ना। A little bit of chili flakes if you want the Chili kick, if you flakes, don't सही। want the kick, absolutely all right. ठीक हो गया। A pinch of salt, क्योंकि मायो में भी होती है होती है, salt, सॉल्ट so you got to be careful, और a little bit of sugar. ठीक हो ठीक है, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करेंगे। और हमारी मेयो कहाँ गई? ये है। अच्छा, आप मायो के अंदर हाफ एंड हाफ कर सकते हैं, आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ये ठीक हो देखिए। गया। जिनको यानी कि इतनी मायो पसंद ना हो। हाँ नहीं, वो और देखिए creamy जो नहीं हेल्दियर, खाना चाहते। हाँ हेल्दियर करने के लिए ना, तो ये बड़ा ठीक है। अब तो हमजा ग्रीक योगर्ट भी मुतबादिल है, वो बहुत आप बेहतरीन ऐड बहुत- करना चाहे बहुत मायो अच्छा। की जगह तो आप उसको भी ऐड कर सकते हाँ, हैं। और अगर ग्रीक योगर्ट नहीं अवेलेबल आपके आसपास या कोई भी इस तरह का मसला है तो ठीक। आप योगर्ट लें, आम दही, उसको सही। लटका दें मलमल के कपड़े में, उसका पानी ड्रेन हो जाएगा, तो जो रेजिड्यू है हाँ। उसको ब्लेंड करके भी आप मायो के ऑल्टरनेट के तौर हमजा ये पर 3 मिनट में मुकम्मल हो जाएंगी बस चीजें ये हमारी, हो गई, और हो टेस्ट भी गई। हो जाएंगी 3 मिनट में। ये देखो नहीं, अब बस हमने इनको 3 मिनट में खाई भी जाएंगी, फिर आप ये भी कहें। सैंडविच सही, करना है। ठीक हो गया। लें जी। आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है हमारा ये हाँ, जो मैच सनसनीखेज सैंडविच। मरहले में दाखिल हो गया। बिल्कुल। ओके जी। देखिए हमने चीजों को क्रिएटिव करना है, हेल्दी करना है। वैसे आप बच्चों को कहें कि आओ भाई खाओ सलाद का पत्ता, बिल्कुल नहीं तो कहेंगे खाएंगे। हम तो घास फूस नहीं खाते। नहीं खाते, ऐसे ठीक ही है ना। बच्चों का उनके क्या। ज़हन में आ जाएगा जो हम बकरे घुमाते थे हम उन्हें खिलाते थे ये। हाँ बिल्कुल, ये हम देखें। क्यों खाएं? जबरदस्त, बहुत अच्छी फीलिंग हुई है इसकी। देखिए मैं कन्विंस हो गई हूँ, तो इसका मतलब बच्चे भी हो जाएंगे। अच्छा नहीं, आप भी बच्चों की तरह ही हैं। नहीं, घास फूस खाना मुश्किल अब होता बड़ी है। बच्ची हैं। हाँ बड़ी बेटी। ये ये देख। लें। और ये और हमजा खूबसूरत ये कितने लग जो रहे हम इसमें पत्ता ऐड करें इसकी वजह से होल्ड भी अच्छा है इसका, हाँ हाँ फिलिंग हाँ, का। हाँ ये देखिए ना सलाद पत्ता। ओए हैं। ये आपने होल्ड की बात की है तो नजर कोई लगे। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये देखें जी, कोई मसला नहीं। ये तो सब देखें होल्ड लाइव ऑन। में। ये लाइव की ब्यूटी हुस्न है। है। हाँ, ये हो जाता होता हुस्न है ये और ये लाइफ किचन का। में भी हो ही हाँ, जाता है। घर में भी बड़े हो बड़े जाता है। डिजास्टर होते हैं। घर में तो लेकिन उससे ये ज्यादा कुछ भी हो जाता है। हाँ ये तो वैसे आप, ये मैं होती तो शायद दोबारा संभाल ही ना सकती। ये ये एक शेफ की कारकर्दगी होती Expertise है जी। expertise बिल्कुल। होती ये देखें, अब हम थोड़ा सा सैलेड ली, माम निकालें ना मेरे लिए थोड़ा सा
ये सैलड लीव इसमें से, ताकि मैं जल्दी ठीक है। से ओए ओहो वाह 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 देखा, धमाके। आपने डिजास्टर होने से बचा लिया वहां। मैं देख लें हर बहुत तरह अच्छी के गोल कीपिंग करी, लगता है फीफा मैचेस देख रही हैं आप आजकल। ये देखें जी, हर तरह के डिजास्टर से बचाएंगे जी हम, टेंशन नहीं। ये हमारी हवाईयन चिकन क्रोसॉन। देखिए बच्चों को स्कूल में देने के लिए अब आगे स्कूल्स खुलेंगे तब ठीक है। वैसे भी गर्मी में दोपहर के टाइम अगर आप इस तरह का कुछ बना लें तो मैं कहता हूँ नथिंग लाइक इट। और बड़ों को स्टूडियो में खिलाने के लिए भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए स्पेशली, व्हाई नॉट। और इसमें भी आप ग्रिल्ड जुकीनी ऐड कर सकते zucchini हैं, add कर सकते हैं, छुपा ठीक के हो गया। बच्चों को कुछ भी अच्छे तरीके से ठीक हो गया। खिलाया जा सकता है। और जब उनका टेस्ट डेवलप हो जाए ठीक तो है। देन इट्स हुनर ही ये है कि आप बच्चों को किस तरह से बच्चों कन्विंस को करके खिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, ये हमारे ये हम लास्ट हमजा ऑन कैम बनाते हैं और जो एक बिल्कुल। आधा बचेगा उसे हम जी। ऑफ कैम बनाते हैं। बिल्कुल। ऑफ कैम और हमारी ऑडियंस जो है वो सीख चुकी है। एक दफा दिखा दें हम इसकी ये देखें जी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, जी, ले बिल्कुल चेक करें जी आप, जबरदस्त, Yummy। कितने खूबसूरत जो हैं और जायके में भी बहुत ही आला होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल जी। हेल्दी स्नैक है। और आप बारिशों का मौसम है और दिल भी कर रहा होगा कि कुछ हेल्दी सी स्नैकिंग करें, तो आज ही बनाएं चंद ऐसी और ये वो चीजें मसला भी जो दूर हो available गया भी कि होंगी। परेशानी है, मेहमान आएंगे क्या बनाएंगे। बिल्कुल, हमजा ने आसानी कर दी है exactly, जनाब, ये बिल्कुल जी। स्नैक्स आप बना सकते हैं और मेहमानों को आप इनवाइट भी कर सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।